टी में पूछा हुआ है। ये कुछ यहाँ पे ये होता क्या है सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास जो है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। यानी हम लोग जो अपने आप को विकसित कर रहे हैं तो ये आपको ऐसा कीजिए विकास कि यहाँ पे पर्यावरण को जो है नुकसान नहीं पहुंचे, ताकि जो है आने वाले पीढ़ियों के लिए यहाँ पे संसाधन बच सके। तो यही इसका अर्थ होता है। यानी अगर आप विकास करना है तो विकास कीजिए, लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, यही मतलब इसका मतलब होता है। और यहाँ पे इसका देखिए, ये क्वेश्चन जो पीछे था सतत विकास का परिभाषा, तो ऑप्शन था पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना, तो आर्थिक वाला यहाँ पे कोई बात नहीं है। तेजी, उद्योगीकरण और तकनीकी, ये भी नहीं होगा। कम से कम समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये चीज होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है पर्यावरण संरक्षण, यानी आपको पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाए ही आर्थिक विकास को यानी विकास को संतुलित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही होगा। टीआर 1 पीजीटी का क्वेश्चन है, यानी 11th 12th में पूछा हुआ है, तो 67 का ए इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए संसाधन नियोजन की बात हो रही है, यानी संसाधनों का नियोजन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो संसाधन नियोजन होता क्या है। तो देखिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही नियोजन कहलाता है। यानी भाई संसाधन हम लोग उतना ही उपयोग कर लिए जितना जो है आप लोगों के लिए उपयोगी है। आपको ज़्यादा अंधाधुंध या बिना काम का उपयोग नहीं करना है, तो वही आपको कहलाता है संसाधन नियोजन। तो संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, जहीं पे देखिएगा कहीं कहीं पे कोई चीज़ मिलता है, कोई चीज़ नहीं मिलता है। तो जहाँ पे चीज़ जो नहीं मिल रहा है वो दूसरे जगह से हम लोग आयात निर्यात करेंगे। तो आपको ऐसे ही उपयोग करना है भाई, जो आपको भी मिल जाए और जिसके पास नहीं है उसके पास भी आसानी से मिल जाए। तो यही संसाधन का नियोजन कहता है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ पे एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है। मान लीजिए कोई ऐसा जहाँ पे देश है वहाँ केवल एक ही तरह के संसाधन है। जैसे मान लीजिए झारखंड है या छत्तीसगढ़ है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कोयला मिल जाए, तो वहाँ पे ज़्यादा कोयला ही मिल रहा है। बहुत सारा ऐसा राज्य है जो वहाँ पे केवल, आप जैसे देख लीजिए जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में केवल केसर जो मिलता है वो जम्मू कश्मीर में ही मिलता है। तो वहाँ पे इस चीज़ को ऐसे बनाए रखिए ताकि भारत के अन्य जिलों में, अन्य सभी क्षेत्रों में भी ये आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो ऐसे ही आपको संसाधन को नियोजन कहलाता है, यानी उसको हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग करना, यही कहलाता है संसाधन नियोजन। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रदेश ऐसे भी है जो प्रचुर भंडार है, यानी किसी चीज़ का वहाँ पे बहुत सारा भंडार है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया था टीआर 1 के पीआरटी में, यानी प्राइमरी में क्वेश्चन पूछा था। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। यानी वहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुत है लेकिन वहाँ पे उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाया है। उसी प्रकार देखिए राजस्थान में जो है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की वहाँ पे कमी है। उस प्रकार देखिए लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है और यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ पे जल, आधारभूत संरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। तो इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रादेशिक स्थानीय स्तर पे जो है संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। और इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो संसाधन आपके पास जो भी है विवेकपूर्ण, यानी आपको बस जितना काम है उतना ही कीजिए। अब पानी का देखिए काम तो आपका बहुत है। अब भाई पानी, अब देखिए ये नहीं कि हाँ पानी मिल रहा है, मोटर चल रहा है, चाहे टंकी भरा हुआ है तो पानी एकदम आराम से आज़ादी से नहीं देख रहा है कोई, तो आराम से कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। आप देखिए कोई भी जो जाता है व्यक्ति कोई नहाने, आपको 4 बाल्टी पहले पूरा पक्का धोएगा नहाने से पहले, और कोई भाई 2 बाल्टी में नहा लेता है। तो यहाँ पे ऐसा चीज़ कीजिए कि आपको ऐसा नहीं कि हाँ अब हम एक ही 2 बाल्टी में या मतलब एक ही लोटा में नहा लिए। तो ऐसा करना है कि आपका देह भी अच्छे से साफ हो जाए और बाकी पानी बचा लीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए, आप ही के बाल बच्चा के लिए ठीक रहेगा। नहीं तो पता चलेगा आने वाले समय में नहाने के लिए भी पानी खरीदना पड़ेगा। तो यही उसका आपका नियोजन कहलाता है, यानी विवेकपूर्ण हम लोग उपयोग कैसे करेंगे, यही बात कहलाता है नियोजन। अब देखिए यहाँ से टीआर 1 पीआरटी में क्वेश्चन पूछा था कि देखिए कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता और यहाँ पे उससे मिलान करना। जैसे देखिए दिया है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु उद्योगीकरण की कमी, यहाँ पे झारखंड से इसको मिला दीजिए। यहाँ पे आपको इसमें दिया भी गया है, जिससे आगे देखिए यहाँ पे ये दिया है कि जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना में कमी। यहाँ पे देखिए आप ऊपर अभी पढ़े हैं, कहाँ गया यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुर मात्रा पाया जाता है परंतु मूल विकास की कमी है। देखिए यहाँ पे यही दिया है बी में। उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश में होता है तो इससे
बी का 2 मिला दीजिए। देखिए सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधन की कमी, जैसे देखिए यहाँ पे पढ़िए, कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया था राजस्थान वाला में, जैसे देख सकते हैं आप कि राजस्थान में जो है वहाँ पे सौर ऊर्जा, और देखिए जैसे राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन वहाँ पे जल संसाधनों की कमी है, तो ये राजस्थान में यानी सामने ही मिला दिया गया है। उसी प्रकार देखिए झारखंड में भी ऐसा ही सेम यानी सामने ही मिला दिया है, ये भी आपको खनिज संसाधनों की संपन्नता है परंतु उद्योग को वहाँ पे कमी है, तो आपको सामने सामने मिला दिया है। यहाँ से देखिए अगला जो है, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार संसाधनों की कमी है, कहाँ पे, तो लद्दाख में। और यहाँ पे आप पढ़े लद्दाख का शीत पर्वतस्थल देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है, यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे जल आधारभूत संरचना, कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है, देख सकते हैं यहाँ पे वही चीज दिया गया है। तो सामने सामने यहाँ पे मिलाना था, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यही आपका एनसीईआरटी से ही पूछा है। अब आप खोजिएगा कि यहाँ जनरल बुक में मिल जाए, तो ये चीज़ नहीं मिलेगा, तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट बुक है। अब देखिए आपके बुक में जो है पढ़ना था क्योटो सम्मेलन, और साथ में आपको आगे भी मिलेगा रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्योटो सम्मेलन का। अब देखिए जो भी आपको 10th क्लास में जो पढ़ रहे हैं आप ज्योग्राफी का चैप्टर, ये सब जो है आपको 12th में भी पढ़ना है, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा वहाँ पे भास्ट हो जाता है, आपको चीज़ें फैक्ट बढ़ जाती है। तो वहाँ पे अब मान लीजिए क्योटो सम्मेलन पढ़ना था, तो हम लोग 12th वाला भी पढ़कर थोड़ा चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, और बाकी जैसे रियो डी जेनेरियो पढ़े हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा दिए हैं 12th का बुक पढ़ के। तो क्योटो सम्मेलन की बात करें तो देखिए 1997 में ये हुआ था। अब ये क्यों हुआ था, देखिए इसका आयोजन जो है हुआ था 1997 में दिसंबर में। ये क्योटो पड़ता है जापान में एक शहर है, तो ये आयोजन स्थल जापान हो जाएगा। इसका उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने हेतु, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा था, तो उस पर विचार करने के लिए जो है यहाँ पे इसका सम्मेलन किया था। पूछ लेता है कि क्योटो सम्मेलन जो है किससे संबंधित है, तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है 6 गैस जिम्मेवार है, और कौन कौन सा है आपके बुक में दिया गया है, जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, पर क्लोरोकार्बन। ये आपको 6 का 6 कंठस्थ याद रखना है, सेम टू सेम। यहाँ पे यही एग्जाम में देता है, और इसी में से ऑप्शन देकर आपको थोड़ा सा इधर उधर बदल देगा और यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है, ये याद रखना है। ये जो आयोजन हुआ था क्योटो सम्मेलन, तो इसमें जो है 159 देश यहाँ पे भाग लिया था। ग्लोबल जो वार्मिंग हुआ था, तो उसको कैसे कम किया जाए उस पे यहाँ पे जो है चर्चा किया गया और सहमति बनी। और इसे जो है यहाँ पे जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का विस्तार माना था। ऐसा कहा जाता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 का, ये इसी का विस्तार है। क्योटो सम्मेलन इसके 10 साल के बाद हुआ था, और इसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योटो सम्मेलन, आपको याद रखना है। अब चलेंगे आगे हम लोग, अब संसाधन नियोजन जो हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे बताए थे कि संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल, यानी आपको उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। और भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया जो चल रही है, वह कैसे चल रही है, चलिए थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नियोजन प्रक्रिया कैसे होगा, तो देखिए जहाँ भी मान लीजिए देश में कहीं संसाधन हम लोग को मिलता है, तो देश के सभी प्रदेशों में संसाधनों की पहचान हम लोग करेंगे। पहचान करके उसका एक तालिका बनाएंगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे मिल रहा है, फिर उसका हम लोग मापन करेंगे, फिर उसका हम लोग सर्वेक्षण करके फिर उसको हम लोग एक बनाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे उपयोग करना है। संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना, ये सब जो है संसाधन नियोजन की प्रक्रिया, यानी हम लोग संसाधन को कैसे उपयोग करते हैं, करेंगे आगे आने वाले समय में, उसका एक प्रक्रिया बताया गया है कि हाँ भाई मान लीजिए देश में कहीं संसाधन हम लोग को मिलता है, तो सबसे पहले हम उसका एक तालिका बनाएंगे, वहाँ पे उसका सर्वेक्षण करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि हाँ हम लोग किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको अच्छे से प्राप्त करेंगे। ये चीज़ वहाँ पे संसाधन जो भी विकास योजना बनाएंगे, उसका राष्ट्रीय विकास योजना बनाएंगे, कैसे कैसे आगे काम करना है, एक प्रक्रिया चलाएंगे ताकि हम लोग उसको अच्छे से विवेकपूर्ण उपयोग कर सके। तो वही कहलाता है संसाधन नियोजन, और इसकी एक प्रक्रिया है जो आपको हम यहाँ पे बता दिए, जो आपके बुक में दिया गया था। अब देखिए गांधी जी के द्वारा भी संसाधनों के
पे के ऊपर जो है एक वक्तव्य स्टेटमेंट कहा गया था, जो आपके बुक में दिया गया है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यानी अगर देखा जाए तो भारत में जितना संसाधन है, अगर चाहे तो हर व्यक्ति उसको उपयोग कर सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लालच में आकर संतुष्टि के लिए करे तो वैसा नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये गांधी जी का कहना था संसाधन के ऊपर। तो आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है यहीं पे कि जो है किसने कहा था कि हमारे पास जो है पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो वो गांधी जी के द्वारा कहा गया था। ये संसाधन के ऊपर इन्होंने वक्तव्य दिया था, स्टेटमेंट दिया था। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे एक और हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, जिसको बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन 1952 में हुआ था। तो देखिए जब आप 10th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको केवल प्रथम सम्मेलन जो हुआ था 1992 वाला, इसका ही चर्चा है। लेकिन 12th क्लास का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ पे जो है पृथ्वी सम्मेलन, 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यानी एक 1992 में, उसके बाद फिर 1997 में भी हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा हम इसको बढ़ा दिए हैं, तीनों पढ़ा दे रहे हैं ताकि 12th आपको डिटेल में पूछे आगे तो आपको काम में आ जाए। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं तो 1992 में, यानी 3 से 14 जून के बीच में हुआ था। आयोजन स्थल यहाँ पे रियो डी जेनेरियो पड़ता है, एक शहर है ब्राजील का, तो ये ब्राजील में हुआ था। इसमें जो है 178 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और ये क्यों बुलाया गया था पृथ्वी सम्मेलन? तो पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढना इसका उद्देश्य था। तो 2 उद्देश्य याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण और साथ में सामाजिक आर्थिक विकास। और इसी पे जो है यहाँ पे सब देशों के साथ प्रतिनिधि जब मिले तो वहाँ पे जो है बैठकर विचार किए और वहाँ पे एक घोषणा पत्र जारी किया गया और उस पे सभी ने हस्ताक्षर किया, जिसको बोलते हैं रियो घोषणा पत्र। तो इस रियो घोषणा पत्र में देखिए क्या क्या यहाँ पे जो है चीज़ों को शामिल किया गया था। तो पहला इसमें था कि ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है वन संरक्षण, तीसरा है जैव विविधता, और एक जो है एजेंडा 21 को जो है यहाँ पे स्वीकृति मिली थी। ये एजेंडा 21 क्या है, चलिए इसको देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं यूएनसीईडी के तत्वाधान में जो है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा जो है यहाँ पे स्वीकृत किया गया था। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या था? तो भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, और इस पर होने वाले खर्च के लिए जो है एक विश्व पर्यावरण कोष की भी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, ये इसमें 2 है, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, और खर्चा जो है इस पे हो रहा है उसके लिए एक कोष बनाया गया था। तो एजेंडा 21 पढ़ लिए। ये जो है आपको सामने ये सब चर्चा हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। उसके बाद इसके 5 साल के बाद जो है 1997 में जो है यहाँ पे एक और जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया, और इस बार बुलाया गया था न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा 1997 में। इसका उद्देश्य था प्रथम सम्मेलन जो हुआ था उस पर मूल्यांकन करने के लिए, हाँ ये कैसे काम कर रही है और आगे इसमें क्या बदलाव हो सकता है, ये इस पे काम करने के लिए आया है। तो ये 5 साल के बाद आया था, तो इसलिए इसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको यानी जो प्रथम सम्मेलन हुआ था 1992 में, तो उसके 10 सालों के बाद 2002 में भी जो है आपको तृतीय पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया था। और यहाँ पे इसका आयोजन स्थल जो है यहाँ पे लग रहा है छूट गया है टाइपिंग में, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। अब इसको नेट से सर्च करना पड़ेगा तब पता चलेगा। अब हमको भी यहाँ पे ये कंठस्थ याद नहीं है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी बता दें। बाकी इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था पर्यावरण संबंधी धाराओं और विश्व सहमति यहाँ हुआ, लेकिन यहाँ पे इसका कोई परिणाम नहीं निकला था। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा थोड़ा। अब देखेंगे हम लोग आगे। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके एग्जाम में जो है 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसे पूछ चुका हुआ है आपको पृथ्वी सम्मेलन से। तो पहला था देखिए रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो पहला है पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्या, वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास। तो ये दोनों तो था ही, आप दोनों पर पढ़े हैं सेम टू सेम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये आपका राजनीतिक संकट नहीं होगा, ये ए और बी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1992 में हुआ था ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे देखिए प्रथम द्वितीय अगर नहीं जोड़े, यहाँ पे इसमें नहीं लिखा रहे तो उसको प्रथम ही मानना चाहिए। तो 1992 में इसका हुआ था, द्वितीय 1997 में, इसके 5 साल बाद। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपको TRE 1 के TGT में पूछा था कि रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है,
किसमें आपको किसमें निहित है, तो पर्यावरणीय संरक्षण में, वैश्विक सतत विकास में या विश्व शांति में। तो यहाँ पे आपको वैश्विक सतत विकास में होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी। ऊपर आप यहाँ पे आप देख चुके हैं एजेंडा 21 को, जैसे देख सकते हैं सतत पोषणीय विकास हासिल करना इसका उद्देश्य था। तो ये हो गया। अब देखिए आगे हम लोग, ये देखिए एक और क्वेश्चन है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक। ये जो पुस्तक के लेखक है आपको सुमाकर है, और आपको इसी बुक में आगे हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे, लेकिन ये जगह था तो यहाँ पे इसको हम शामिल कर दिए हैं। टीआर 2 के आपको टीजीटी में ये 9th में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है पठार से आच्छादित है, तो यहाँ पे 27%। ये भी आपके इसी बुक में जो है पूछा हुआ है, जिसको चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। ऊपर तो आपको बता ही चुके हैं कि आपको टीआरई 2 में टीजीटी से जो है आपको 36 सवाल पूछा हुआ है केवल इस बुक से। तो बहुत सारा बुक मिलेगा टीआरई 2 का, ये देख सकते हैं। ये आपको ज्योग्राफी का ये दूसरा सवाल और ये छठा नंबर, एक ही एग्जाम का है ये। अब देखिए यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है संसाधनों को बचाने के लिए, यानी उसका रक्षा करने के लिए जो है कुछ वकालत किया गया था। तो सबसे पहले 1968 में इसके बचाव के लिए जो है क्लब ऑफ रोम ने एक संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। तो यहाँ पे याद रखिए क्लब ऑफ रोम ने कब किया था, तो 1968 में किया था। उसके बाद 1974 में जो है लेखक सुमेसर की पुस्तक आई थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और यही जो है पुस्तक एग्जाम में पूछा था। तो यही बुक है, इसका लेखक पूछा था, तो वहाँ पे सुमाकर आंसर होगा। सुमेसर जो है उसी का नाम है। तो इसी व्यक्ति के द्वारा 1974 में एक पुस्तक आया था। तो इसी में जो है गांधी जी के दर्शन का जो है एक बार फिर से पुनरावृत्ति किया गया है इसमें आपको स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। 1987 में जो है आपको ब्रुंड्स लैंड आयोग रिपोर्ट आया, और इसके द्वारा जो है वैश्विक स्तर पर संसाधनों में योगदान किया गया। और इस रिपोर्ट में जो है आपको लिखा गया था कि ये जो रिपोर्ट है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना करता है। तो सतत पोषणीय विकास की संकल्पना किसके द्वारा, तो यहाँ पे याद रखिएगा ब्रुंड्स लैंड आयोग रिपोर्ट के द्वारा। और इसी रिपोर्ट में के आधार पे जो है एक पुस्तक भी प्रकाशित किया गया जिसका नाम था हमारा साझा भविष्य। ये जो है इसी शीर्षक से जो है एक बुक आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में पूछ लिया, आप बता चुके हैं ऊपर कौन सा क्वेश्चन था। अब देखिए आगे है भू संसाधन, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था पठार वाला 27% वाला, आपको ऊपर बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए भूमि जो है प्राकृतिक और सीमित संसाधन है, यानी भूमि की बात करें तो एक प्राकृतिक के द्वारा यानी प्रदत्त है, तो यह प्राकृतिक संसाधन है, और एक प्रकार का ये सीमित संसाधन है। यहाँ पे अगर हम बात करें भूमि के बारे में, तो भूमि पे जो है विभिन्न आकृतियां पाई जाती है, जिसमें मैदान है, पर्वत है, पठार है। तो इसका कितना कितना भाग है, जैसे मैदान की बात करें तो पूरे पृथ्वी पे जो है आपके 43% यानी 43% मैदान है। पर्वत कितने हैं, तो 30% है, और पठार 27% है। तो यही से क्वेश्चन पूछा था कि आपके यहाँ पे जो है भू संसाधन का कितना प्रतिशत पठार है, तो 27%। और ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है, आपको ऊपर हम इसको बता चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप। तो भारत के भूमि उपयोग की प्रारूप की अगर बात की जाए, तो भारत के कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसको आप पढ़ते होंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो क्षेत्रफल है पूरा भारत का, इसका जो है 93% ही हम लोग यहाँ पे भारत में आंकड़ा उपलब्ध है। बाकी जो 7% है उसका आंकड़ा नहीं है। और ये जो आपका क्षेत्र आता है, जैसे पीओके हो गया, चाहे चीन जो आपका जो क्षेत्र है जो अधिग्रहण किया है, वो सब इसके अंदर आता है, यानी पूर्वोत्तर भारत वाला हिस्सा। तो पूर्वोत्तर भारत में किसका, तो पूर्वोत्तर भारत में असम का आंकड़ा केवल उपलब्ध है। बाकी इसका जिसके अलावा जो भी है आपका उसमें नहीं, जैसे मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, वो सब का जो है आंकड़ा नहीं है। पूछ सकता है यहाँ पे कि आपका पूर्वोत्तर भारत में किसका आंकड़ा उपलब्ध है, तो यहाँ पे केवल असम का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, असम का है। और बाकी इसके अलावा जैसे देखिए जम्मू कश्मीर में जो है पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो आपका पीओके है, और साथ में चीन अधिकृत क्षेत्र पे जो है यहाँ पे उसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है, और यही सब आपका 7% है, और बाकी 93% हम लोग के पास इसका आंकड़ा उपलब्ध है। तो एकदम आपका एक्यूरेट डाटा याद रखना है। और पूर्वोत्तर भारत में असम का छोड़कर, यानी असम का जो है आंकड़ा उपलब्ध है, इसके अलावा आपको नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए भारत के कुल जो है सूचित नहीं, यहाँ पे संचित होगा। भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर खेती होती है, यानी भारत में जितना भी संचित क्षेत्र है जो सिंचाई वाला क्षेत्र है उसका 54% हिस्सा पे
खेती होता है। और पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती जो है वहाँ पे किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से कम क्षेत्रों में ही वहाँ पे कृषि होता है, क्योंकि वहाँ पे जो भूमि है आपको मालूम होगा पहाड़ी इलाका है, आपको समतल नहीं है, तो वहाँ पे खेती कम होता है। ये आपको देख लिए। अब हम आगे चलेंगे भूमि उपयोग कि जो हम भूमि का उपयोग करते हैं कैसे कैसे कितना है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जैसे देखिए भूमि का जो उपयोग है इसमें आपका, इसमें पहला दिया है वन, यानी आप हम लोग उपयोग जो करते हैं भूमि को तो एक आपको वन के रूप में करते हैं। दूसरा जो है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी ऐसा भूमि जो कृषि के लिए अनुपलब्ध है, यानी अनअवेलेबल है। जैसे आपका बंजर भूमि हो गया, या कृषि जहाँ पे नहीं होता है तो कृषि अयोग्य भूमि हो गया। उसके अलावा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, बहुत सारा जो खेती है गैर कृषि में नहीं लगाया गया है, वहाँ पे हम लोग घर बना दिए हैं, सड़क बना दिए हैं, उद्योग ज़्यादा स्थापित कर दिए हैं। तो अब सभी के लिए जो है कृषि के लिए आपके अनुपलब्ध भूमियाँ है। उसके अलावा जो है अन्य भूमि जैसे प्रति भूमि भी है, साथ में प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि भी है जहाँ पे खेती नहीं होती है, जैसे आपका चारागाह हो गया या अन्य गोचर भूमि हो गया। उसके अलावा आपको जो जो भी आपके पेड़ पौधे हैं या फसल है, उसके अलावा उपवन के अधीन जो भी क्षेत्र है जहाँ पे जो है ये सब शुद्ध बोए गए में शामिल इसको नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ पे 5 से अधिक वर्षों के लिए खेती नहीं की जा रही है, तो वो जो है उसको कृषि योग्य बंजर भूमि माना जाता है। यानी खेती ठीक था, यहाँ पे हो सकता था, लेकिन अब वो बंजर हो गया क्योंकि वहाँ पे 5 साल से अधिक हो गया, वहाँ पे खेती नहीं हुआ है। ये आपको याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं कि भारत के जो है आपको टोटल 45.5% पे ही आपको ये जो है आपका शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है, यानी जहाँ पे खेती होता है। और बाकी जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है प्रति भूमि का कितना है, तो आपको 23.3% है। ये आपको थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट डाटा है बस उसको याद रखिएगा। बाकी ये तो हो गया आपको प्रति भूमि के अतिरिक्त। अब देखिए कुछ भूमि ऐसा है जहाँ पे खेती नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रति भूमि। तो प्रति भूमि किसको बोलते हैं, याद रखिएगा कि जहाँ से 1 वर्ष या उससे कम समय में खेती जो है वहाँ पे नहीं की गई हो, यानी लगातार 1 साल से वहाँ पे खेती नहीं की जा रही, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान में प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन भूमि कहलाता है, जहाँ पे 1 से लेके 5 जो है वर्ष तक वहाँ पे खेती नहीं की जा रही है। तो ये दोनों जो है प्रति भूमि है। एक आपका 1 वर्ष हो गया या उससे कम, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रति। और एक से अगर 5 वर्ष तक नहीं हो रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये क्योंकि ज़्यादा हो गया तो इसको हम लोग वर्तमान में इसको हम लोग बोलेंगे पुरातन प्रति, यानी ये पुराना प्रति है, क्योंकि 1 से 5 साल तक की खेती इसमें नहीं हो रहा है। अब देखिए आगे इसमें अगला है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जहाँ पे 45.5 भागों में जो है खेती होता है। तो एक कृषि वर्ष में एक बार में जो है अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र के जोड़ दिया जाता है और वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें याद रखिएगा आपका डाटा कितना दिया हुआ है, 45.5% यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका हो गया और बाकी ये आपका ये प्रति हो गया। और खेती करने योग्य शुद्ध कितना है, तो ये आपका ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 45.5%। और आपको पूरा एक्यूरेट जो है यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। लेकिन आपको बुक में डाटा दिया है पुराना ही, तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको अपडेट अगर नहीं किया गया है अभी तक, क्योंकि तो डाटा पुराना ही मानना पड़ेगा। बीपीएससी खास करके बीपीएससी टीआरई में, क्योंकि आप सबको मालूम होगा जो 16 जोन वाला क्वेश्चन है कि रेलवे जोन कितना है, तो आपको एनसीईआरटी में 16 दिया है, तो वह 16 ही मानता है। और ये जो है अभी 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है, और इस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे 7वें चैप्टर में, जैसे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे आगे हम लोग देखेंगे इसमें अब राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति, और ये भी जो है आपका टीआरई 2 के है, और टीआरई 1 में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है। क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है इस बार, ऐसा नहीं आप लोग देखते हैं कि हाँ क्वेश्चन बोलते हैं रिपीट नहीं करता है। तो यहाँ पे बहुत ऐसा सवाल है जो एक सवाल 7 बार पूछा गया है अब तक, ये मात्र टीआरई 3 तक 1 2 3 हो गया। और उसमें एक क्वेश्चन जो है कोई ऐसा क्वेश्चन है जो 7 बार रिपीट किया गया। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आगे हम आपको दिखाएंगे। राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति की बात करें तो ये 1952 में आया था। इसमें क्या कहा गया था, देखिए अब ये चैप्टर आपको पढ़िएगा तो ये 10th क्लास में इसमें थोड़ा सा ही चीज़ दिया गया है, बस दिया गया है कि 33% पे वन होना चाहिए। लेकिन यही चीज़ पढ़िएगा 12th क्लास में तो इसको पूरा डिटेल में दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, तब इसको बहुत चीज़ आपको क्वेश्चन इसमें
आपको स्पष्टता आ जाएगी। तो राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति जो आया था 1952 में आया था, और इसके तहत जो है ये कहा गया था कि देश में जो है 33% भाग पे जो है वन यहाँ पे होना चाहिए। तो ये इसका एक मापांक है, ये आपका माप है कि 33%। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा ये जो नीति आई थी तो उसमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का भी आपको इसमें बात कहा गया है। साथ में देश के प्राकृतिक धरोहर और जैव विविधता का संरक्षण भी कहा गया है। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना, बाढ़ पर नियंत्रण करना। उसके अलावा निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी, यानी जो भी भूमि का जो गुण घट रहा है उस पर हम लोग आपको वनीकरण करें। वन रोपण के द्वारा वनावरण का विस्तार करें। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर जो ग्रामीण जनजाति है उसको यहाँ पे रक्षा दे, और इमारती लकड़ी और ईंधन को कि हम लोग उपलब्ध करा सके। तो ये जो है आपके राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति के तहत इसमें पॉइंट दिया गया था 12th क्लास में। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में भी पूछा हुआ है। टीआरई 1 के सबसे पहले 9th एंड टीजीटी में पूछा था कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1952 में हुआ था। उसके बाद देखिए टीआरई 2 के टीजीटी में पूछ लिया कि 1952 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है भारत में वन आवरण की वांछित प्रतिशत क्या है, तो ये 33% है। अब देखिए टीआरई 1 के पीआरटी में भी क्वेश्चन पूछा था इसे कि भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वांछित यानी आपको होना चाहिए, तो ये आपका 33%। तो ये आपको वन कितना होना चाहिए, 33%। तो ये भी आप एग्जाम में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुआ, यानी टीआरई 1 में, पीआरटी में, और साथ में आगे टीआरई 2 में भी पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ये नहीं कि अब इसको हल्के में अरे इसे क्वेश्चन पूछ लिया है तो आगे नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। आप इसका प्रूफ भी आप देख ले रहे हैं। अब देखिए आगे, आगे हम देखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे ऊपर अभी हम देख रहे थे कि भूमि उपयोग का कुछ भाग, जहाँ पे आपको बताया है कि 45.5% जो आपके भूमि है वहाँ पे खेती जो है होती है। बाकी अन्य क्षेत्र था जहाँ पे खेती नहीं होता है, तो उसमें आपके 2 भाग आते हैं। एक आपका आता है भूमि उपयोग का पहला भाग बंजर भूमि, और दूसरा आता है आपके गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, यानी वह भूमि जहाँ पे जो है खेती हो सकती थी, लेकिन ये अभी वर्तमान में गैर कृषि प्रयोजन में आते हैं क्योंकि वहाँ पे मकान वगैरह बन गया है, रोड बन गया है। तो इसमें 2 क्षेत्र देखे हैं आपके बंजर भूमि। तो देखिए बंजर भूमि में जो है जैसे पहाड़ी क्षेत्र आ गया तो वहाँ पे भी खेती नहीं होता है। उसके बाद आपके जहाँ पे चट्टानी वाला इलाका है, चाहे सूखा क्षेत्र है, चाहे मरुस्थलीय इलाका है, तो ये सब जो है आपके बंजर भूमि के उदाहरण है जहाँ पे खेती नहीं होता है। एक आपका होता है गैर कृषि प्रयोजन में लगाए गए भूमि, जहाँ पे जो है हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं। जैसे आपके घर बना लिए, कोई बस्ती बना लिए, या सड़क बना लिए, रेल लाइन बना लिए, कहाँ जहाँ पे उद्योग स्थापित कर दिए। तो ये सब जो है खेती आपके हो सकता है पहले कृषि करने लायक हो, लेकिन यहाँ पे ये सब बस्ती सड़कें लगाने के बाद ये जो है आपका भूमि गैर कृषि कहलाता है, यानी आपको यहाँ पे खेती नहीं कर सकते। तो ये आपका आसान था। अब हम देखेंगे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो सबसे पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा कि ये भूमि निम्नीकरण क्या है, तब हम उसके बचाव की बात करेंगे। तो देखिए किसी भी चीज़ का निम्नीकरण का मतलब होता है कि उसके जो गुण है उसको यहाँ पे ह्रास करना, यानी उसको घटाना। तो जैसे भूमि का निम्नीकरण, जैसे मान लीजिए भूमि है तो भूमि में बहुत सारा पोषक तत्व होता है, खनिज लवण होता है, उसका उर्वरकता होता है। तो ये सब जो इसका गुण है, अगर इस गुण को अगर आप घटा रहे हैं, किसी कारण अगर घटाव हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। तो ये भूमि निम्नीकरण के पीछे कारण क्या होता है, आपको होता है कि ज़्यादा पशुचारण होता है, या खनन क्रिया होता है, या आपको जंगल का जो समाप्ति होता है, या आपको अति सिंचाई होता है। ये सब जो है भूमि का निम्नीकरण का कारण होता है। तो उसके फिर हम कारण को भी देखेंगे और साथ में उसको कैसे बचाया जा सकता है, जो भूमि के गुण है उसको कैसे फिर से वापस लाया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जो है अभी वर्तमान में देखा जाए, जो आपके बुक में दिया गया था, तो अभी वर्तमान में 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो अभी निम्नीकृत है। यहाँ पे ये डाटा है। अब इस 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि की अगर बात करें तो इसका जो 28% है वह वन वाला क्षेत्र है जो आपका निम्नीकृत है। इसके अलावा 56% जो है जल से अपर्दित है, और सबसे ये ज़्यादा है। 16% भूमि वैसा है जो लवण और क्षारीय युक्त है, और ये सभी के सभी जो है भूमि का निम्नीकृत है, यानी ये भूमि का डिग्रेडेशन हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको परसेंटेज वाला और कितना करोड़
हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित है, ये आपको याद रखना है और ये आपके डाटा में दिया गया है आपके बुक में। अब देखिए यहाँ पे भूमि निम्नीकरण जो होता है उसमें कौन कौन सा भूमिका निभाता है, जो है भूमि को निम्नीकृत करता है। तो इसमें सबसे पहले है अति पशुचारण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पशुचारण। देखिए किसी भी मान लीजिए घास वाला एरिया है जिसको ज़्यादा अगर पशु चरता है, तो क्या होता है कि मिट्टी का जो नीचे का जड़ होता है, जो जड़ मिट्टी को पकड़े रहता है, वो वहाँ से हट जाता है। तो उससे क्या होता है कि मिट्टी का गुण अपना खोने लगता है। तो वो वाला एरिया कहाँ पे है, जैसे देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे जो है अति पशुचारण के कारण यहाँ की जो भूमि है वह निम्नीकृत हो चुका है। इसके अलावा देखिए खनन से भी होता है, क्योंकि खनन क्रिया में बहुत गहराई तक हम लोग भूमि को खोदते हैं तो उसका गुण चला जाता है। तो वहाँ पे जैसे देखिए झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया में ज़्यादा खनन प्रक्रिया होता है। तो यहाँ भी जो है इसका कारण है निम्नलिखित का। अत्यधिक सिंचाई से देखा जाए तो देखिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जो है अति सिंचाई होता है, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। तो अत्यधिक सिंचाई से आखिर होता क्या है, जब खेत में ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी के अंदर जो आपके लवणीय और क्षारीय गुण होता है वो उसमें बढ़ जाता है, इसलिए जो है ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करना चाहिए। और अति सिंचाई से उत्पन्न जो उपजाऊ जो भूमि होता है उसे बोला जाता है जलाक्रांतता। तो जलक्रांता से जो है भूमि का निम्नीकरण होता है। इसमें क्या होता है कि लवणीय और क्षारीयता जो है मिट्टी में बढ़ जाती है, इसके कारण भी जो है आपके मिट्टी के गुणों का ह्रास होता है, यानी मिट्टी का निम्नीकरण होता है। अब देखिए यहाँ तक तो देख लिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए खनिज प्रक्रिया जब चलती है उसमें, या आपको सीमेंट उद्योग में, जब उसमें जो भी कच्चा माल लगता है, जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर लगता है कच्चा माल, तो सीमेंट बनाने के लिए जब चूना पत्थर को पीसा जाता है, चाहे मिट्टी के जब बर्तन बनाया जाता है तो उसमें जो है हम लोग चूना का प्रयोग करते हैं, या सेलखड़ी का। तो ये सब जो एक पतला कण होता है, तो ये हवा हवा के साथ क्या होता है कि वायुमंडल में उड़ने लगता है धूल में। तो ये वायुमंडल में जब उड़ता है तो उड़ते उड़ते ये परती भूमि पे, या आपको जो समतल मैदान है वहाँ पे ये जाकर जम जाता है। और ये जमा होने से क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो जल सोखने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। तो इस क्रिया के द्वारा भी जो है मिट्टी का निम्नीकरण यहाँ पे होता है। तो ये सब आप देख लिए, अति सिंचाई हो गया, खनन हो गया, अति पशुचारण हो गया, और साथ में खनिज या सीमेंट उद्योग में या मिट्टी के बर्तन बनाने के, ये सब भी जो है कारण हो सकता है मिट्टी निम्नीकरण में। ये तो आप मिट्टी के निम्नीकरण देख लिए। अब हम इसको बचा कैसे सकते हैं, यानी इस समस्या को कैसे झुलसा मतलब सुलझा सकते हैं। तो जैसे देखिए एक आपका है वन रोपण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, उससे क्या हुआ कि इसकी जो जड़ें हैं मिट्टी को पकड़े रहेगी, इसको अपक्षयित नहीं होने देगी, तो ये आपका भूमि निम्नीकरण से रोक सकता है। इसके अलावा देखिए चारागाहों का उचित प्रबंध कीजिए, ताकि आपको मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका है जहाँ पे खेती नहीं हो रहा है, वहाँ पे घास है, तो वहाँ पे चराइए, ताकि आपका वो पहले से ही वहाँ पे खेती नहीं हो रहा है तो मिट्टी एक अलग से व्यवस्था कीजिए जहाँ पे चारागाह हो। साथ में पेड़ों की रक्षक मेखला और खनन नियंत्रण पे रोक लगाइए, यहाँ पे आपका ये होगा। जैसे देखिए पेड़ों का रक्षक मेखला क्या होता है, मान लीजिए आपका एक बड़ा खेत होता है और इधर से हवा अगर तेज चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि मिट्टी का जो कण होता है उड़ाकर दूसरे तरफ ले जाता है। तो इसे रोकने के लिए बीच में आपका जो है पेड़ बहुत सारा जो है, आपको मान लीजिए बड़े बड़े पेड़ आपको इसमें लगा दिए जाते हैं, जो इधर हवाओं को रोकता है, तो इसको बोलते हैं पेड़ों की रक्षक मेखला। और एक होता है खनन नियंत्रण, यानी आपको वहीं खनन कीजिए जहाँ पे ज़्यादा खनन मत कीजिए, और वो भी आपका भूमि का निम्नीकरण को यहाँ पे रोक लेगा। तो ये सब जो है भूमि निम्नीकरण की समस्या को रोकने का उपाय है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपके एनसीईआरटी बुक बोल रहा है। यही आपका एनसीईआरटी के ऑप्शन में भी रह सकता है कि कौन कौन से कारक है जो भूमि निम्नीकरण को यहाँ पे सुलझा सकता है। ऐसे ही एग्जाम में पूछता है। अब देखिए, अब इसी में जो है मृदा संसाधन भी पढ़ना था, कि मिट्टी क्या है और मिट्टी के संसाधन के बारे में, और मिट्टी का वर्गीकरण इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मिट्टी की हम बात कर लेते हैं थोड़ा। आपको मिट्टी जो है आपके प्रकृति के द्वारा हम लोगों को मिला है, तो इसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन ही बोलते हैं। और साथ में मिट्टी दोबारा से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, तो इसको नवीकरणीय संसाधन ही बोलते हैं। और मिट्टी जो है बहुत, इसका निर्माण होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। मिट्टी का कुछ सेंटीमीटर अगर आप बना रहे हैं तो उसी को बनाने में जो है लाखों वर्ष लगते हैं। तो मिट्टी बनने में समय लगता है, और मिट्टी बनने के पीछे जो है बहुत सारा फैक्टर है, एक ही कारण नहीं है, बहुत सारा फैक्टर मिलकर जो इसके मिट्टी के कारक है जो मिट्टी को बनाता है। और ये मिट्टी आपको मालूम होगा, भारत में देखिए जैसे भारत वाला इतना वाला एरिया है और सभी भागों में अलग अलग मिट्टी है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है, जैसे देखिए पहला है ऊंचावच। ऊंचावच मतलब होता है कि जो यहाँ पे अगर भारत की अगर हम बात करें, समतल जो भूमि है, कहाँ जहाँ पे देखिए कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे नदी है, कहीं पे खाई है, कहीं पे आपको समतल मैदान है,
तो ये ऊंचावच भी जो है कारण बनता है मिट्टी को बनने में। उसके अलावा है जनक सेल, सबसे इम्पोर्टेंट जनक सेल ही है। यहाँ पे देखिए पृथ्वी के नीचे जो है बहुत सारे आपको जो है प्लेट है, और ये सभी के जो जितने भी प्लेट है वो सभी अलग अलग है। तो ये प्लेट जैसे है आपका एक चट्टान होता है जिस पे जो है हम लोग भूमि टिका हुआ है, और हम लोग जो ऊपर का मिट्टी है तो उसके नीचे प्लेट है या चट्टान है। तो चट्टान जैसा होता है उसी प्रकार का ही मिट्टी बनता है। मान लीजिए आपके जैसे भारत में देखते हैं दक्कन का पठारी, ये वाला एरिया। अब आप लोग ना तसल्ली से ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे भाई का हाथ भी है इसमें, देख लो। स्कीम चल रही है? नहीं सर, ऐसी वाली नहीं है सर, पूरा फेक है सर, पूरा ऑनलाइन चल रहा है ना, यही प्रोडक्ट है। ये वाला एरिया आपको मान लीजिए दक्कन का एरिया है, महाराष्ट्र वाला गुजरात वाला। तो यहाँ पे क्योंकि मालूम होगा आपको, यहाँ पे अग्नि चट्टान है जो आपका यहाँ पे जनक सेल है। तो अग्नि चट्टान जो आपका दक्कन का पठार है वहाँ पे ये जो है आपके यहाँ पे आपको पाया जाता है जैसे आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान जो है आपको ज्वालामुखी से निकला हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब अग्नि चट्टान पे दबाव पड़ता है, ताप पड़ता है, तो यह अपक्षय होता है। अपक्षय होकर क्या होता है कि यहाँ की जो मिट्टी बनना शुरू होती है, तो आग्नेय चट्टान के कारण ही यहाँ की जो मिट्टी निकलती है वह काली निकलती है। तो यहाँ पे ये क्यों होता है? क्योंकि ये जनक सेल जो है यहाँ पे आग्नेय चट्टान है, तो यही इसके पीछे कारण है। तो जनक सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी की मिट्टी को यहाँ पे बनाने में, और उस मिट्टी का कैसे रंग होगा, कैसा गुण होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि अब जहाँ पे मिट्टी में आपको मैग्नीज पाया जाता है, चाहे मिट्टी में जहाँ पे कोई धातु का अंश ज़्यादा है तो वो चीज़ वहाँ पे मिलता है, तो ये है। उसके अलावा संस्तर सेल, यानी चट्टानों का जो आपका सेल का जो आपका स्तर पाया जाता है, यानी मोटाई ऊंचाई, ये सब भी आपको मिट्टी बनने में सहायता करता है। साथ में जलवायु वनस्पति, आप देखिए जहाँ पे हो सकता है, जैसे देखिए मान लीजिए गुजरात या राजस्थान में ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो वहाँ की जलवायु गर्मी है तो वहाँ की मिट्टी अलग होती है। साथ में जम्मू कश्मीर में चले जाइए तो वहाँ पे आपका जलवायु अलग है तो वहाँ वनस्पति अलग होता है, तो वहाँ की मिट्टी भी अलग होती है। तो ये सब भी वहाँ का कारक है। उसके अलावा है जैव पदार्थ। जैव पदार्थ कैसे है? देखिए मिट्टी जो बनता है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है सबसे ऊपर वाला, तो इसमें देखिए क्योंकि ऊपर परत पे पेड़ पौधा भी होता है तो इसका पत्तियाँ टहनी या पेड़ पौधे जो भी इसमें गिरते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें सड़ कर गल जाते हैं और दब जाते हैं। तो यहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें जो है ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो भी आपको मिट्टी के बनने में कारक है। और सबसे ज़्यादा है समय। समय देखिए जो भी जैसे मिट्टी को ज़्यादा समय दिया जाता है वो मिट्टी और ज़्यादा अच्छा होते जाता है। तो ये सब जो है कारक है मिट्टी को बनने में। सबसे ज़्यादा बताए हैं मिट्टी का, देखिए मिट्टी यहाँ पे दिया है मिट्टी परिच्छेद का, यानी मिट्टी कैसे बनता है। तो देखिए सबसे ये ऊपरी भाग है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, अभी घर बनाए हैं, खेती करते हैं, तो वो आपका जो हरा वाला क्षेत्र है ये अभी वर्तमान में हम लोग इसी पे है। तो ये मिट्टी वाला क्षेत्र है जो ऊपरी संस्तर की मृदा है जिसको हम लोग यहाँ पे उपयोग में लाते हैं, जैसे घर बनाए हुए या खेती करते हैं। तो ये मिट्टी ऐसे नहीं बना है, इसके जो है आधार है कौन? तो आपका जो है आधारी चट्टान है जिसको हम बोलते हैं अपक्षय रहित, यानी इसका अपक्षय नहीं होता है। ये आपको इसको हम जनक सेल भी बोलते हैं। ये जो जनक सेल है, कोई भी मान लीजिए आपका जनक सेल यानी जो पृथ्वी के नीचे है, ये आपका एक आपका जनक सेल होता है। जब इस ये जो जनक सेल में मान लीजिए आपका गर्मी पड़ता है या दबाव पड़ता है या इसमें टकराता है या किसी प्रकार से अगर ये अपक्षय होता है, तो अपक्षय होने के बाद धीरे धीरे ये टूटता है। टूटने के बाद ये जो है आपका अधस्तरीय अपक्षयित, यानी आधा जो है आधा अपक्षयित और आधा बिना आपका ओरिजिनल, यानी दोनों मिक्स करके यानी आधा आधा, तो उस प्रकार से ये बनता है। ये आपका ये भी आधारी चट्टान है लेकिन ये हल्का अपक्षयित है, यानी आधा अपक्षयित है और आधा ओरिजिनल यानी जनक है। तो ये बनता है, इसके बाद ये बनता है। फिर ये क्या होता है, जब इस मिट्टी पे भी आपका दबाव या गर्मी या आपका किसी प्रकार से अगर अपक्षयित होता है, तो फिर इसके ऊपर यानी जो इसका ऊपरी भाग होता है वो होता है आपको अपक्षयित मिट्टी। और इस मिट्टी में क्या होता है कि आपको बालू के कण भी आ जाते हैं, गाद भी आ जाता है नदियों के द्वारा, सिल्ट यानी आपको एक गाद को सिल्ट बोलते हैं, या मृतिका के कण आ जाते हैं। तो ये सब इसमें मिक्स हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसके ऊपर का भाग यानी मिट्टी वाला। जब यहाँ पे ये इस मिट्टी पे भी आपको हवा के द्वारा, जल के द्वारा या धूप के द्वारा या आपको दबाव के द्वारा इस पे भी इसको जब अपक्षयित होता है, या आपको उसके अलावा पेड़ पौधा सड़ गल कर इसमें मिल जाते हैं, तब जाकर जो है ऊपर वाला जो मिट्टी हम लोग खेती करते हैं उसका निर्माण होता है। तो मिट्टी इसी प्रकार से जो है ऐसे ही बनता है। तो मिट्टी का देख लिए। और मिट्टी जो है बनता है वह जैव पदार्थ और अजैव दोनों पदार्थ का मिश्रण है। जैव में मतलब जीवन, यानी जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा भी सड़ गल कर जो है आपके मिट्टी बन जाता है, और आपका अजैव में क्या हो गया, अजैव में आपका जैसे चट्टान हो गया, तो चट्टान भी जो है टूट फूट कर और पेड़ के साथ मिलजुल कर जो है मिट्टी का निर्माण करता है। तो मिट्टी जो है जैव और अजैव दोनों का मिश्रण है, यहाँ पे आपको याद रखना है।
अब देख लिए मिट्टी। अब मिट्टी का वर्गीकरण पढ़िए कि मिट्टी को कैसे कैसे बांटा गया है। तो देखिए मिट्टी को जो है आपके बुक में पढ़िएगा तो यहाँ पे आपके 6 भागों में बांट के जो है पढ़ना है। आपको ये फिगर भी दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए। ये 6 प्रकार का जो है इसमें मिट्टी में बांटा गया है। आप एक बार सुन लीजिए। आपका पहला इसमें है पर्वतीय, दूसरा है जलोढ़, तीसरा है लाल और पीली मिट्टी, तीसरा आपका चौथा है काली मिट्टी, चौथा है लेटराइट, और आपके इस पांचवा है इसमें अगला शुष्क मिट्टी। तो यानी 6 प्रकार का मिट्टी यहाँ पे आप हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे छओं को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी का कि जलोढ़ मिट्टी क्या होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का एक बार फिगर में भी आपको ध्यान में, जैसे देखिए आप कोई भी जो है मैप आपके अगर है तो पॉलिटिकल मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि हाँ कहाँ से कौन सा राज्य है, उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। जैसे जलोढ़ मिट्टी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं तो इसका क्षेत्र कहाँ है इसको देख लेते हैं। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा होगा ये वाला जलोढ़ है, सेकेंड वाला। तो ये कलर का यानी ये वाला कलर, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है जितना हम घेर रहे हैं, यहाँ पे जो है आपको ये सब जो है आपको जलोढ़ मिट्टी वाला एरिया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको, जैसे आपका बिहार हो गया, थोड़ा झारखंड भी है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आपको आगे थोड़ा सा ऊपर भी मिल जाएगा उत्तराखंड में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको राजस्थान या गुजरात के साइड में भी थोड़ा सा यहाँ पे भी मिल रहा है। ये आपका जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। और ये जलोढ़ मिट्टी आप देख रहे हैं जितना हम घेरे हैं ये वाला एरिया सब ये जलोढ़ मिट्टी का है। अब जलोढ़ मिट्टी देखिए जो बनता है, इसके बनने में 3 नदियाँ भी इसमें सहायक होता है। एक आपका गंगा नदी जो उत्तराखंड से आके चलता है इधर, उसके अलावा जो सिंधु नदी जो है यहाँ से, ये भी आपको मिट्टी के द्वारा यहाँ पे जो लाती है अपना साथ बहा कर लेती, उससे साथ में यहीं से एक नदी और निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से आकर इधर। तो ये सब जो है खास करके उत्तरी मैदान, खास करके भारत में जो उत्तर वाला मैदान है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही है। इसीलिए भारत में खेती जो है अच्छे प्रकार से हो पाती है। तो चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए इस मिट्टी का विस्तृत रूप से फैलाव हुआ है और यह देश की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान में जो है जलोढ़ मिट्टी बना हुआ है। यह मिट्टी जो है हिमालय की 3 नदियाँ जैसे आपके सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से, नदी के द्वारा जो भी आपको उसमें गाद हो गया मिट्टी बहा कर लाया था उसके द्वारा इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। एक संकरे गलियारा के द्वारा जो है ये मिट्टी राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। यानी यहाँ पे आप देखिए ये जो आपको देख रहे हैं ये तो नदी के द्वारा बनाया गया, ठीक है। एक संकरा के द्वारा यानी पतली लाइन के द्वारा यहाँ के द्वारा भी आप देख सकते हैं ये आपका इधर जो है राजस्थान और गुजरात वाला एरिया में भी जो है आपके जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन में रहेगा अगर गुजरात और राजस्थान तो वहाँ भी जो है ये मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इसको टिक लगाना है, ठीक है। अब देखिए उसके अलावा यहाँ पे देखिए पूर्वी तटीय मैदान विशेष करके महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में भी जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जैसे देखिए ये आपका है पूर्वी तट, तो पूर्वी तटीय मैदान में देखिए यहाँ पे आपको मैं दिख रहा होगा ये सभी के सभी आपको जलोढ़ मिट्टी है। क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं इधर आपके महानदी है, फिर यहाँ पे आपके गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो ये सब जो नदियाँ है ये भी जो है अपना डेल्टा जब बनाता है यहाँ पे जमा करता है लाकर मिट्टी गाद, तो यहाँ पे भी जो है आपके जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी के सभी क्षेत्र आप देख लिए, उत्तरी मैदान, साथ में गुजरात, राजस्थान, पूर्वी तटीय यहाँ पे मैदान, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे जलोढ़ मिट्टी को जो है कुछ यहाँ पे बांटा भी जाता है। बांटा गया है आपके बुक में 2 आधार पे, एक कणों के आधार पे और दूसरा जो है आयु के आधार पे। तो जैसे देखिए जलोढ़ मिट्टी जो आता है खास करके आपको मालूम होगा इधर जो है आपका हिमालय पहाड़ है। तो इधर से जो भी नदियाँ आती है आपके इधर भारत की तरफ, आपको बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश में, तो ये सब जो नदियाँ ऊपर से आती है, ढलान की तरफ से आती है, ऊंचाई से आती है, तो अपने साथ जो है ये आपके मोटे मोटे कण भी यानी महीन महीन कण भी लेकर आती है। तो उसी कण पे भी बांटा गया है मिट्टी को। तो चलिए हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में भी जो है रेत का कण पाया जाता है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी में रेत, सिल्ट यानी गाद हो गया, मृत्तिका यानी छोटे छोटे महीन कण, ये जो है विभिन्न अनुपातों में पाए जाते हैं। यानी जलोढ़ मिट्टी में रेत, सिल्ट और मृत्तिका जो है पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी की ऊपर की ओर जाते हैं, यानी जहाँ पे नदी यहाँ पे मान लीजिए महासागर से मिल रहा है, इधर यहाँ पे नदी आकर मिल रहा है, तो ये आपका हो गया मुहाना, ठीक है। और ये आपका ऊपर की घाटी, जैसे ये ऊपर हो गया मान लीजिए हिमालय की तरफ से आ रहा है तो ये आपका हिमालय हो गया। तो जैसे हम नदी के मुहाना से ऊपर की ओर जाते हैं जहाँ से नदी निकली है,
वैसे ही आपके मिट्टी के कणों का आकार जो है बढ़ता चला जाता है। यानी मान लीजिए ये जो है एक आपका नदी का उदाहरण जैसे हम मान लेते हैं, यहाँ पे आपका ये गंगा नदी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका ये गंगा नदी ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे ये मुहाना हो गया बंगाल की खाड़ी और यहाँ से ये आ रहा है। तो जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी से हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जहाँ से निकला है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ पे जो है मिट्टी का कण आपका आकार बढ़ता जाएगा। यहाँ मान लीजिए आपका यहाँ पे इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, थोड़ा सा यहाँ बड़ा होगा, थोड़ा सा और यहाँ बड़ा होगा, और यहाँ थोड़ा सा, यहाँ सा, ऐसे ऐसे जो कणों का आकार जो है ऊपर की तरफ ये बढ़ते जाता है। यानी जैसे जैसे पहाड़ के हम ऊंचाई तक जाते हैं तो मिट्टी का आकार जो है बढ़ता चला जाता है। और उस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले ये पढ़ लीजिए, जैसे देखिए लिखा हुआ है कि नदी घाटी के ऊपरी भागों में, यानी सबसे ऊपर जहाँ से नदी निकलता है, जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मिट्टी पाई जाती है। और ऐसी मिट्टी यानी ऐसी मृदाओं की तलछट्टी पर बने मैदान जैसे द्वार, चोस, ये सब जो क्षेत्र है, साथ में और तराई, ये सब जो है आमतौर पर पाया जाता है। यानी जहाँ पे ढलान है, जहाँ से नदी निकलती है, तो ऊपरी भागों में ढलानों पे जो है, जहाँ पे ये मोटे कण पाए जाते हैं, तो उस जो मैदान होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्वार, चोस या आपके तराई। ये सब जो है मैदान के नाम है। और यहीं से देखिए एग्जाम में TRE 3 का जो पेपर हुआ था आपको 6 to 8 वाला, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया था कि मोटे कने वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, यानी किस मैदान में पाई जाती है। तो ये भी आप देख लिए, आपका चो को ही बोलते हैं चोस, तो यहाँ पे चोस हो गया। साथ में तराई में भी मिलता है, तो आपको ये तराई यानी दोनों मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी इसका सही आंसर होगा, जो यहाँ पे आपको हम बता दिए हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए यहाँ पे तो देखे हैं कणों के आधार पे। अब देखिए यहाँ पे आयु के आधार पे जो है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी को बांटा गया है। तो देखिए आयु के आधार पे जो है मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, और ये आप सबको जानते होंगे। एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। तो ये बांगर जो मिट्टी होता है वह पुराना जलोढ़ होता है, और जो नया जलोढ़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं खादर। हालांकि ऊपर आप पढ़े हैं कण के आधार पे, तो इसमें भी कण होता है। यहाँ पे जो बांगर दिख रहे हैं इसमें जो है थोड़ा मोटा कण होता है, ठीक है। और बाकी ये जो खादर होता है इसमें भी कण होता है, लेकिन जो है इसमें है महीन कण होता है। इसमें भी आपके कण पाया जाता है, जैसे देख सकते हैं पुराना जलोढ़ मिट्टी, तो जिसको हम लोग बांगर बोलते हैं। तो बांगर मिट्टी में भी जो है कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी इसमें जो कंकड़ पत्थर ज़्यादा पाया जाता है। और वहीं खादर मिट्टी की बात करें तो खादर मिट्टी में जो है बांगर मिट्टी की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाया जाता है। यानी जो है खादर वाला में जो है महीन कण पाया जाता है, और ये जो आपका बांगर है इसमें थोड़ा मोटा कण पाया जाता है। तो ये आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे TRE 1 के TGT में यही से सवाल पूछ लिया था कि जलोढ़ मिट्टी को उसके आयु के आधार पे वर्गीकृत किया गया है, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो हम लोग खादर बोलते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये समझ लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है कि TRE 2 के TGT में पूछा हुआ है 9th-10th में कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है। तो अभी आप ऊपर पढ़े हैं, यहाँ पे आपका जो बांगर है उसमें जो है आपके कंकड़ पिंड जो है उसमें ज़्यादा होता है। जैसे यहीं पे लिखे हैं, देखिए आपको यहाँ पे कि बांगर मृदा में कंकड़ की ग्रंथियाँ ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे कंकड़ ज़्यादा कहाँ मिलता है, आपको ये बांगर में मिलता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट आपके बुक में दिया गया है कि जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा लहाई गई ये मिट्टी होती है। तो अधिकतर जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होता है, जो इनको गन्ना, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों और दलहन फसलों खेती के लिए उपयुक्त बनाता है। तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे पहले याद रखिए कौन कौन सा आपको खनिज पाया जाता है, तो पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त, याद रखिएगा चूना पाया जाता है। खेती किस किस का होता है, तो चावल, गेहूँ, ये सब आपको याद रखिएगा, साथ में दलहन, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। अगला मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग बोलते हैं रेंगुर मिट्टी। लेकिन सबसे पहले हम काली मिट्टी का क्षेत्र देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पे है। आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है कि कहाँ कहाँ पे भारत के कौन कौन सा क्षेत्र में पाया था। देखिए ये वाला काली मिट्टी है, इसको हम घेर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला आपका ये सब जो है काली मिट्टी खास करके यहाँ पे ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आपको इधर दिख रहा होगा गुजरात में भी, साथ में थोड़ा थोड़ा आपको छिटपुट जो है इधर उधर भी देखने को मिलेगा। खास करके ये आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है इस एरिया में आपको ये ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसके नीचे जो है आपको बताए हैं जनक शैल पाया जाता है। आपको आग्नेय चट्टान जो ज्वालामुखी क्रिया से निकलता है, तो ये काला होता है। ये काली मिट्टी इधर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये आपका काली मिट्टी है। अब काली मिट्टी वाला आप देखिए लिए एरिया गुजरात हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया, थोड़ा सा मध्य प्रदेश भी इधर आ गया,
बाकी आप नीचे वाला इधर जो आपका राज्य है ये सभी यहाँ पे आपको। अब हम चलिए थोड़ा इधर देखते हैं, आपको कर्नाटक वाला एरिया में भी हो गया। अब देखिए, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए, काली मिट्टी का रंग काला होता है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। इसको रेंगुर मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी में जो है कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। तो काली मिट्टी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। काली कपास मृदा, क्योंकि काली मिट्टी में कपास ज़्यादा होता है तो इसको काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने जो है काली मिट्टी बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि वहाँ की जलवायु और साथ में वहाँ के जो जनक शैल है, यानी जो आपका दक्कन का पठार है, ये जो है मिट्टी बनने में, काली मिट्टी बनने में सहायता किया है। इस प्रकार की मिट्टी जो है देखिए दक्कन पठार यानी जो बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाया जाता है, यानी दक्कन का जो पठार है उसके उत्तर पश्चिम भागों में ये पाया जाता है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी जो है पूछ लिया है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पूछा था आपके टीआरई 3 के 9th-10th का जो पेपर हुआ, वहाँ पूछा था कि काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है तो दक्कन के लावा अपक्षय क्षेत्र के द्वारा या ग्रेनाइट के द्वारा या हिमालय वन के द्वारा। तो अभी अब ऊपर पड़े हैं दक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा जो है काली मिट्टी का जो है निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। ये 9th-10th का ये जो आपका पेपर हुआ था 21 जुलाई को 2024 को, उसमें ये पूछा था। ये देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, टीआरई 1 के टीजीटी में यानी टीआरई 1 9th में पूछा था कि कपास जो है किस मिट्टी में, तो काली मिट्टी में होता है। यहाँ पे अब देखिए आगे, अब देखिए कपास, ये जो काली मिट्टी है इसका हम थोड़ा क्षेत्र देख लेते हैं। देखिए ये मिट्टी जो है महाराष्ट्र में, साथ में सौराष्ट्र वाला एरिया जो आपका गुजरात में आता है, उसके अलावा मालवा पठार, उसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार यहाँ पे जो है पाई जाती है। और साथ में दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों के घाटियों तक ये फैली हुई है। तो पूरा का पूरा हूबहू आपको ये याद रखना है, ऐसा एग्जाम में पूछेगा। अब देखिए एग्जाम में टीआरई 3 के जो है 6 to 8 पेपर में पूछा था 19 जुलाई को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है? तो कपास उत्पादक ज़्यादा कहाँ पे होता है? जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुजरात है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, इन सब में होता है। साथ में महाराष्ट्र और साथ में पंजाब हरियाणा में भी होता है, आपके गुजरात तेलंगाना में होता है, यानी सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ज़्यादा फिगर देखिएगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा जहाँ पे काली मिट्टी है। देखिए ये आपका काली मिट्टी वाला इलाका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये गुजरात हो गया, आपका यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पे तेलंगाना इधर भी है, वहाँ पे भी मिल जाएगा। साथ में इधर पंजाब हरियाणा में भी थोड़ा मिल जाता है, मध्य प्रदेश में भी मिल जाता है। ये सब जो है काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो इसलिए ये आपको उपयुक्त एक से ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देखिए एक और क्वेश्चन टीआरई 2 के आपको टीजीटी में पूछा था कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कर्नाटक में और गुजरात, ये दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, तो यही इसका आंसर हो गया। अब आगे चलेंगे हम लोग। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है, यानी आपको काली मिट्टी जो है इसमें बहुत महीन कण पाया जाता है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता जो है बहुत होती है, यानी इसमें जो है बहुत सारा नमी पाया जाता है। इसके अलावा ये मिट्टी जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की कमी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेगा एग्जाम में कि जो है काली मिट्टी में किसकी कमी होती है। और यहाँ पे ऑप्शन ये सब जो देख रहे थे मैग्नीशियम, पोटास, फास्फोरस सब दे देगा, तो यहाँ पे आंसर जो है फास्फोरस होगा। इसकी जो है इसमें मात्रा बहुत ही मात्रा में कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मिट्टियों में जो है गहरी दरारें पड़ती है। गर्मी और जब आता है जब सूखा मौसम, तो इसमें जो है क्योंकि नमी धारण करने की क्षमता होती है, तो उस समय ये नमी धारण नहीं करता है, क्योंकि नमी नहीं होता है, सूखा क्षेत्र आता है। इसलिए जो है इस मिट्टी में जो है दरारें पड़ जाती है, जिसमें इनमें अच्छी तरह वायु जो है मिश्रण हो जाता है। ये आपको याद रखिएगा। गली और गीली होने पर, जब ये मिट्टी गीली होती है तो गीली होने पर ये मिट्टी जो है चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना जो है मुश्किल होता है, क्योंकि ये चिपचिपा हो जाता है तो ये जल्दी नहीं छोड़ता है। इसलिए इसकी जुताई जो है मानसून के प्रारंभ में, यानी आपको जुलाई में ही इसको कर ली जाती है, और उस समय जो है इसका जुताई करके छोड़ दिया जाता है। तो ये आपका काली मिट्टी के बारे में अभी आप पढ़े हैं। अब हम देखेंगे लाल और पीली मिट्टी। तो लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो देखिए लाल मिट्टी दक्कन पठारी के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में जो रवेदार आग्नेय चट्टान है
उस पर जो है कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुआ है। यानी ये जो लाल और पीली मिट्टी है ये भी आपके दक्कन वाले पठार पे भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब लाल मिट्टी आप देख रहे हैं पीली मिट्टी, तो लाल पहले लाल रहता है। जब लाल मिट्टी में जो है पानी का मात्रा इसमें जब हो जाता है तो इसको पीली दिखाई देता है, तो इसलिए इसको लाल और पीली मिट्टी बोलते हैं। तो ये दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, यानी आपको ये जो आपका दक्कन पठार है तो इसका ये आपका दक्षिणी वाले यानी इस एरिया में जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। और लाल और पीली मिट्टी साथ में जैसे देख सकते हैं आपको उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, उसके अलावा आपके मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पे पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग जो है रवेदार आग्नेय और उपातनी चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका जो पीला रंग है इसमें जल के संयोजन के कारण होता है। यानी आपको जो मिट्टी होती है लाल, इसमें अगर पानी मिला जो हो जाता है संयोजन, तो ये आपका पीला बन जाता है, इसलिए इसको लाल और पीली मिट्टी बोलते हैं। ये अब देख लीजिए, अब हम देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो एक बार चलिए फिगर में भी हम देख लेते हैं लेटेराइट का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अभी आप देखे हैं आपका लाल और पीली मिट्टी, ये वाला लाल और पीली मिट्टी है। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है। और लेटराइट मिट्टी जो है आपका ये वाला है, ये वाला लेटराइट है। ये आपका जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, इसके अलावा आपको यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और ये आपका जो खास करके लेटराइट मिट्टी जहाँ वहाँ पे होता है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि ये जो लेटराइट मिट्टी है, चलिए थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए लाल मिट्टी, लाल मिट्टी देख लिए, अब लेटराइट मिट्टी के बारे में हम पढ़ने हैं। देखिए, तो लेटराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण जो है उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक आने के कारण होता है। यानी आर्द्र और शुष्क ऋतुओं में अगर बदलाव होता है तो यहाँ पे ये जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और साथ में आप देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों में जहाँ पे वर्षा जो है ज़्यादा होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन का परिणाम है। लेटराइट मिट्टी का अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है, तो इसका मान आप देख सकते हैं। यानी आपका लेटराइट मिट्टी जो है यह अम्लीय होता है, यानी इसका पीएच जो मान होता है वह 6 से कम होता है। इसमें जो है सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर जो है दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है, जैसे आपके महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट हो गए, उड़ीसा में हो गए, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। यह मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं और इसमें ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है। क्योंकि अभी पर देखें जो उष्णकटिबंधीय वाले इलाकों में होता है तो वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है। वर्षा ज़्यादा होता है तो वहाँ पे आपके पेड़ पौधे भी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे उसको यहीं पे सदाबहार वन मिलेंगे और पेड़ पत्तियाँ ज़्यादा यहाँ पे गिरेगी जो सड़कल कर मिट्टी में मिलेगी, तो यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। तो ये लेटराइट मिट्टी के गुण हैं। ये आप लेटराइट वाला देख लिए। असल में लेटराइट मिट्टी में यहाँ पे क्योंकि वर्षा ज़्यादा होता है तो यहाँ पे मिट्टी जो है हमेशा नमी युक्त रहता है, यानी कीचड़ टाइप का रहता है। और यहाँ पे लेटराइट मिट्टी में ज़्यादा करके मसालों का खेती और ये काजू का खेती होता है, नारियल का भी खेती होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला दिया है, ये देखिए क्वेश्चन में पूछ लिया है कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार है, मेघालय है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश बिहार में तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अब मेघालय है तो अभी आपको ये पूर्वोत्तर भारत में है, तो पूर्वोत्तर भारत में जो है आपको वर्षा ज़्यादा होता है तो यहाँ पे लेटराइट मिट्टी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और वैसे भी यहाँ पे आपको दे भी दिया है, जैसे आप देख सकते हैं यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग और उत्तर पूर्वी प्रदेश यानी पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी आपको मेघालय में देखने को ये मिलता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं टीआरई 2 के 6 to 8 पेपर में ये पूछा था। अब देखिए यहाँ पे मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मिट्टी पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में जो है चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यानी आपको लेटराइट मिट्टी पे जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में जो है चाय और कॉफ़ी भी उगाया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मिट्टी जो है काजू की फसल के लिए उपयुक्त है। तो ये आपको काजू जो खेती होती है वो लेटराइट मिट्टी में ही होती है, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे अगला जो है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन जहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी है, जैसे आपके राजस्थान हो गए वो वाला एरिया।
अब देखिए यहाँ पे मरुस्थलीय मृदाओं का जो है रंग लाल और यह भूरा होता है। ये मिट्टी जो है आमतौर पर रेतीली और लवणीय युक्त होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि यह जो है झीलों से वाष्पीकृत करके वहाँ की जो है मिट्टी से जो भी आपको खाने का नमक प्राप्त इससे किया जाता है। नीचे की परतों में जो है चूने के कंकड़ का सतह पाया जाता है। मरुस्थलीय वन के मरुस्थल का जो परत होता है उसके नीचे चूने का कंकड़ पाया जाता है। तो इसके कारण जो है मिट्टी में जल अंतः स्पंदन यानी इनफिल्ट्रेशन यानी जो जल का जो छनाव होता है अपने खुद से ये नहीं हो पाता है, वह टूट जाता है। इस मिट्टी को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हुआ है, जहाँ पे इंदिरा गांधी नहर के द्वारा यहाँ पे इनका सिंचाई होता है। तो ये जो है मरुस्थलीय वन आप देख लिए हैं, मरुस्थलीय मिट्टी आपको राजस्थान में मिलती है। अब देखिए हम बात करते हैं वन मृदा का। वन मिट्टी की बात करें तो जहाँ पे वन वाला इलाका है, जहाँ पे वहाँ की जो मिट्टी होती है उसको हम बोलते हैं वन वाला, जहाँ पे ज़्यादा बारिश भी होता है और जहाँ पे ज़्यादा आपको पेड़ पौधा भी है। तो ये मिट्टी आमतौर पे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त जो है वर्षा वन उपलब्ध है। इन मिट्टियों के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव जो है आता है। नदी घाटियों में ये मिट्टी जो है दोमट और सिल्टदार होती है, यानी जो मृदा वन है नदी घाटी में, क्योंकि वहाँ पे जो है आपके नदियाँ जो है मिट्टी बहा कर लाती है, तो उसमें सिल्ट भी पाया जाता है और ये दोमट भी होती है। परंतु ऊपरी ढालों पर इनका जो है गठन मोटे कणों का होता है, क्योंकि मालूम होगा जो भी आपके नदियाँ आती है तो ऊपरी ढालों पे मोटा कण ज़्यादा होता है, तो इसमें मोटा कण भी होता है। हिमालय के हिमच्छादित क्षेत्रों में इन मिट्टियों का बहुत अपरदन होता है और ये अधिसिल्क यानी एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होता है। ये भी आपको याद रखिएगा, क्योंकि मिट्टी का अपरदन जो है ऊपरी भागों में ज़्यादा होता है, तो इसलिए एसिडिक और ह्यूमस रहित होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ पंखों आदि ये मृदाएं उपजाऊ होती है, क्योंकि जैसे जैसे घाटियों में या निचले मैदानों में विशेषकर नदियाँ जो बहती है तो वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होती है और साथ में उसमें उतना मोटा कण नहीं पाता है, तो वहाँ पर ये मिट्टियाँ जो है उपजाऊ ज़्यादा होती है। तो ये आपको वन मृदा हो गए जो आप यहाँ पे आप देख लिए होंगे। अब हम देखेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण क्या है। तो मिट्टी अपरदन क्या होता है, यहाँ पे आप फिगर में के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो मिट्टी का कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन बोलते हैं, यानी मिट्टी का जो कटाव, यहाँ पे देख रहे हैं नदियाँ जब इधर से आ रही है तेज धार लेकर, तो ये मिट्टी को काट दे रही है और ये इसको अपरदित कर रही है, यानी इसको झाड़ दे रही है यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरदन। मिट्टी के बनने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर एक साथ चलती है, यानी दोनों साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन जो है बन रहता है, इसलिए बोलते हैं मिट्टी जो है आपको क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन यानी पेड़ों की समाप्ति, अति पशुचारण, साथ में इसका निर्माण और खनन, जितने भी कार्य हो रहा है इनका जो है इससे संतुलन भंग हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा अति पशुचारण हो रहा है, ज़्यादा पेड़ लोग काट रहे हैं और उतना निर्माण होना चाहिए जितना निर्माण ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए इनमें अनबैलेंस बन रहा है। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी और जल के द्वारा भी इस सब का जो है अपरदन अभी वर्तमान में बढ़ गया है। तो ये आपको मिट्टी कटाव और आपके अपरदन देख लिए। अब देखिए इसका संरक्षण भी हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। उससे पहले देखिए मिट्टी का कटाव कैसे कैसे होता है और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहता जल मृत्तिका युक्त जो है मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिका बोलते हैं। यानी अवनालिका की बात करें तो अवनालिका क्या है, जब जल बहता हुआ देखिएगा, जब समतल मैदान से या भूमि से बहता है तो वहाँ पे क्या होता है कि गहरी वाहिका, यानी आप देख सकते हैं गहरी खाई टाइप का, यानी पतला एकदम गहरा, ये आपको उसमें बना लेता है। तो इसी को हम बोलते हैं अवनालिका, यानी छोटे का जो नली बनता है आपको छोटा अवनालिका, उसको हम लोग बोलते हैं, जो आपको मिट्टी के अंदर घुस कर ऐसे ही पतला पतला आपको अंदर बनाता है। ऐसी भूमि जो है जोतने योग्य नहीं रहता है, क्योंकि ये समतल नहीं है तो जोताएगा नहीं, इसलिए जो है इसे उत्तखात भूमि यानी आपको बैडलैंड बोलते हैं। और ये सब जो ज़्यादा बैडलैंड है ये ज़्यादा आपको चंबल बेसिन में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चंबल बेसिन में ऐसे जो भूमि होता है आपको बैडलैंड, उसको वहाँ पे खड्ड बोलते हैं, यानी आपको रेवाइन बोलते हैं। कहाँ पे, तो आपको चंबल बेसिन में। कई बार क्या होता है कि कई बार आपको जल जो है विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है और ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा जो है घुलकर क्या होता है कि जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरतन यानी शीत कटाव कहते हैं। जैसे क्या होता है कि आपको इसमें मान लीजिए इधर तेज पानी बह रहा है तो ऊपर का जितना भी मिट्टी है ये आपको बहा कर लेकर चले जाती है,
तो इसको हम लोग बोलते हैं शीत कटाव। और यहाँ से एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है, यानी ऊपर का मिट्टी काट कर इसको बहा कर अगर ले गया तो उसको क्या बोलते हैं, तो शीत कटाव बोलते हैं, यानी इसी को चादर अपरदन बोलते हैं। और ये देखिए आपको TRE 2 के TGT में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देखिए आपको मान लीजिए ऐसे हल्के में पढ़ के चले जाते तो समझ में नहीं आता। यहाँ पर दिखे दिखे लिखा हुआ है चादर अपरदन और इंग्लिश में लिखा हुआ है शीट इरोजन यानी शीत कटाव। यही क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा था TRE 2 में। बता तो दिए हैं आपको TRE 2 के TGT में आपको 48 में 36 क्वेश्चन गिन के रख लीजिए। 36 क्वेश्चन पूछा है केवल एक बुक से 10वां क्लास से। समझ लीजिए आपका कितना इंपॉर्टेंट बुक है ये। अब देखिए पवन के द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से जो है मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। यानी पवन के द्वारा मिट्टी का अपर्दन, यानी जब तेज हवा चलता है तो जब हवा के द्वारा अगर मान लीजिए मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे पवन अपर्दन। जैसे आप ऊपर देखे हैं आपको दूसरा नदियों के द्वारा ले जाएगा, तो यहाँ पे पवन के द्वारा ले जा रहा है तो आपको पवन अपर्दन। ठीक है, ये आप देख लिए। अब देखिए एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा था TRE 2 के PGT में, यानी वैसा ही सवाल मिलता जुलता है कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या बोलते हैं। जब गहरा चैनल बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गली कटाव। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा, ये आपको नहीं मिला है क्वेश्चन लेकिन इसी टाइप का पूछा हुआ है तो यहाँ पे हम ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में अंतर यही है कि मिट्टी को जब काटता है गहरे चैनल बनाता है, यानी जब बहता जल चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरा चैनल बनाता है तब क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गली कटाव। लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन था कि जब ऊपर की मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आपको शीत कटाव। ये दोनों आपको याद रखिएगा, ये आपको दोनों TRE 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्योंकि मिट्टी के बारे में केवल आपको 10th क्लास में भी नहीं पढ़ना है, 10th क्लास के अलावा जब पढ़िएगा 12th क्लास तो वहाँ भी जो है मिट्टी के बारे में पढ़ना है। तो हो सकता है ये जो अभी हम पॉइंट पढ़े हैं ये आपको 12th में मिल जाए। तो आप क्योंकि 12th का किताब थोड़ा इससे भास्ट तो मिलेगा ही, तो जब हम 12th का पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी शायद ये मिल जाएगा। अब हम देखेंगे आगे, यहाँ पे देखिए समोच्च जुताई के बारे में पढ़ना। तो ये क्या होता है, तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखीय रेखाओं के समानांतर जो है हल चलाने के ढाल के साथ पानी जो की बहाव की गति घटती है, इसे जो है समोच्च जुताई यानी काउंटर प्लॉटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको समोच्च रेखा, यानी यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये समोच्च रेखीय जुताई है। यानी मान लीजिए जिधर ढाल है खेत का तो उसी तरह ढाल को इधर जोता जाता है ताकि पानी इधर का जो बहता चला जाए तो उसका जो है उसमें गति जो है वो आपका घट जाए। तो जैसे ढलान है, जैसे मान लीजिए इधर आपका ढलान है तो हम जुताई देख रहे हैं आपको ऐसे से किया गया है ताकि पानी का जो बहाव है वो आपको धीरे धीरे घटता चला जाए। तो इसको बोलते हैं समोच्च जुताई यानी काउंटर प्लॉटिंग। यहाँ पे याद रखिएगा। अब देखिए ढाल वाली जो भूमि होती है उस पर सोपान बनाया जाता है। सोपान एक खेती का प्रकार होता है, तो सोपान बनाए जाते हैं और सोपान कृषि जो है अपरदन को नियंत्रित करता है। यानी आपको ढाल वाला मान लीजिए ऐसे भूमि है तो उस पर जो है ऐसे ही खेती बनाया जाता है सोपान वाला, यानी आपको सीढ़ीदार खेती बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी का जो अपरदन है कम होता है। और ऐसा वाला जो ज़्यादा जो एरिया है वो आपको पश्चिमी और मध्य हिमालय में ये सोपान और सीढ़ीदार कृषि काफ़ी वहाँ पे विकसित की गई है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए आगे यहाँ पे पढ़ना है स्ट्रिप फार्मिंग, यानी आपको पट्टी कृषि क्या होता है। तो देखिए बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। मान लीजिए अगर बहुत बड़ा इलाका है तो वहाँ पे जो क्या किया जाता है खेतों को पट्टा में बांट दिया जाता है और फसलों के बीच में जो है घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। मान लीजिए आपका बहुत बड़ा क्षेत्र है तो यहाँ पे आपको क्या किया जाता है घास की पट्टी, यानी दो बड़ा खेत है दोनों के मान लीजिए बड़ा खेत है तो इन दोनों के बीच में देख रहे हैं आप ये घास है, तो एक घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये इससे ये क्या करता है कि ये पवन अपर्दन को रोकता है। यानी आपको जो हवा इधर से मान लीजिए तेज से बह रहा है तो ये जो पौधा है दोनों तरफ से हवाओं को रोकता है। इसीलिए आपको ऐसा जो खेती जहाँ पे होता है तो उसको हम बोलते हैं पट्टी कृषि यानी स्ट्रिप फार्मिंग। तो आप यहाँ पे फिगर में भी देख के समझ गए होंगे। अब देखिए आपको ऊपर हम बता रहे थे आपको रक्षक मेखला पेड़ों वाला वो कैसे होता है। तो देखिए पेड़ों को कतारों से लगाकर रक्षक मेखला बनाना जो है बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टिकों से जो है पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण के महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी आपको ये पश्चिम भारत में खास करके आपको ये जो है इस टाइप का खेती जो है रक्षक मेखला बनाया जाता है ताकि ये आपको मिट्टी उत्पादन को रोक सके। यानी इस देख रहे हैं बीच में कितना बड़ा बड़ा आपको पेड़ उगाया गया है। ये पेड़ क्या करता है मान लीजिए इधर से हवा अगर बहता है उधर से भी अगर हवा आ रहा है तो यहाँ पे दोनों को रोकता है, जो इससे क्या होता है कि मिट्टी जो है आपको
बहाकर दूसरी तरफ नहीं ले आता है पवन, तो इसके रोकने के लिए जो है रक्षक मेखला का निर्माण किया जाता है और ये आपको ये भी रोकता है। ये तो अब पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब देखिए इसका हम लोग प्रश्न उत्तर को चलिए कवर कर लेते हैं। तो पहला था कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए लौह अयस्क की बात करें तो देखिए लोहा का मान लीजिए एक बार चीज़ बना लिए तो फिर दोबारा बनाइएगा, बीजी खा जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो नवीकरणीय नहीं है। जैव इसमें जीवन नहीं है तो ये भी नहीं है। प्रवाह आपको हमेशा एक तरफ रहता है तो नहीं रहता, तो ये भी नहीं है। अनवीकरणीय है क्योंकि एक बार मान लीजिए लोहा में बीजी पकड़ लिया, खत्म हो गया, तो फिर नहीं बनेगा। तो लोहा जो है एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ज्वारीय जो ऊर्जा है वो आपका पुनः पूर्ति योग्य नहीं है, यानी नवीकरणीय नहीं है। बाकी एक मानवकृत है क्योंकि मानव के द्वारा ही ज्वारीय ऊर्जा एक मशीन के द्वारा उत्पन्न करके बनाया जाता है। और चक्रीय भी है, साथ में अजैव भी है क्योंकि इसमें जीवन नहीं है। तो ये पुनः पूर्ति योग्य नहीं है, यानी ये नवीकरणीय नहीं है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है। तो आपको अत्यधिक सिंचाई है। तो तीसरा का यहाँ पे आपका ख हो गया। अब देखिए आगे है चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार कृषि यानी सोपानी खेती होती है। तो बताए हैं पहाड़ों पर होती है, जहाँ ज़्यादा पहाड़ है, या जैसे देखिए पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तराखंड में क्योंकि ज़्यादा पहाड़ है तो उत्तराखंड में आपको ये सोपानी कृषि यानी सीढ़ीदार कृषि वहाँ पे ज़्यादा होती है। अब देखिए आपका ये तो पढ़ लिए पहला। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पढ़ लिए। अब हम लोग आगे जो है बचा हुआ है 5, 6, 7, चलिए हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं। तो 5वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारा फैक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। तो यहाँ पे 5वां खनिज और ऊर्जा संसाधन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग और लास्ट में पढ़ेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन को। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये खनिज क्या होता है। तो खनिज की बात करें तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। यानी खनिज की बात करें तो ये जो खनिज होता है वह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है। तो ये पृथ्वी के जो आंतरिक भूभाग होते हैं जिसको पृथ्वी के भूगर्भ बोलते हैं। तो ये पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाते हैं। जब हम लोग पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी की जब खुदाई करते हैं तो उसके अंदर से जो है खनिज प्राप्त हम लोग करते हैं। और जो भी खनिज हम लोग को मिलता है, आपको खनिज तो अनेक मिलेंगे लेकिन सभी एक खनिज का जो है उसका एक निश्चित आंतरिक संरचना होता है। कोई क्या होता है कि कोई आपका कोई कठोर हो गया, कोई नरम हो गया, कोई लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो खनिज जितने भी खनिज है उसका एक एक सबका एक अलग अलग बनावट होता है, आपका संरचना होता है, लेकिन ये अनेक प्रकार के होते हैं। तो वहीं लिखा है कि खनिज प्रकृति में अनेकों रूपों में पाया जाता है, जिसमें कोई कठोर हो गया जैसे हीरा, कोई आपका नरम में निकल जाता है जैसे चूना हो गया। तो ये खनिज उसमें निकलते हैं। अब ये जो खनिज होता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। खनिज के बिना आपका जीवन है ही नहीं, ये आप समझ लीजिए। कैसे है, क्योंकि आप देखिए जो भी चीज़ आप खा पी रहे हैं उसमें खनिज रहता ही है। तो खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए खनिजों के बिना जो है जीवन प्रक्रिया चल ही नहीं सकती है। यद्यपि यानी अगर हम देखा जाए तो खनिजों को देखें तो कुल पौष्टिक उपभोग का यानी जितना भी हम लोग पौष्टिक हम लोग खाते हैं, उपभोग करते हैं, उसका 0.3% ही हम लोग खनिज प्राप्त करते हैं। लेकिन ये 0.3% ही इतना महत्वपूर्ण और गुणकारी है कि ये जो है 99.7% भोज्य पदार्थों में ये पाया जाता है। यानी ये आपको 0.3% ही जो है कुल पौष्टिक उपभोग का जो है हमारे सभी भोजनों में यानी 99.7% भोज्य पदार्थों में ये पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जैक्ट डाटा याद रखना है। जैसे आप कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका पालक खाते हैं, पालक, तो उसमें भी आपको धातु होता है। सभी चीज़ों में धातु होता है। आप जो भी चीज़ खाते हैं उसमें धातु छुपा रहता है। आप यहाँ तक कि सुबह में ब्रश करते हैं उसमें आपका दंतमंजन से, चाहे आप जो प्लास्टिक का, तो उसमें भी धातु है, उसमें भी है। जैसे आप मान लीजिए आप मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल आपका बना हुआ है जिस भी चीज़ से, मान लीजिए आप टाइटेनियम का हो सकता है आपका एल्युमिनियम का हो, चाहे लोहा का उसमें प्रयोग हुआ हो, तो सभी सबके धातु है। अभी आप यहाँ पे मान लीजिए जहाँ घर भी बनवाए हैं तो उसमें भी धातु लगता है, खनिज लगता है। तो उसके बिना जो है आपका लाइफ नहीं है। तो ये सब आपका याद रखना है। अब देखिए जैसे आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि कैसे जो है हम लोग के लिए खनिज इंपॉर्टेंट है। तो खनिज और दंतमंजन से एक जो है उज्जवल मुस्कान, एक एग्जाम्पल दिया था। जैसे यहाँ से देख लीजिए, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा था कि दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं,
कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका हो गए, यानी जो घर्षण पैदा करते हैं, जैसे सिलिका हो गए, आपके चूना पत्थर हो गए, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता जो है मदद करते हैं आपके। ये आपके अपघर्षक खनिज होते हैं जो आपको दांत साफ करते हैं, क्योंकि इसमें घर्षण होता है, तो इससे जब दांत साफ करते हैं तो ये हमारे दांतों को साफ करता है। उसके अलावा देखिए फ्लोराइड जो होता है वह दांतों को गलने से रोकता है, जो फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। यानी आपके ये जो फ्लोराइड है वो हम लोग प्राप्त करते हैं फ्लोराइड नामक खनिज से, और ये जो फ्लोराइड हम लोग काम करता है तो दांतों को गलने से ये रोकता है फ्लोराइड। ये देख लिए। अब देखिए अधिकतर जो दंत मंजन है उसमें जो है टिटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे दांतों को सफ़ेद बनाते हैं। तो याद रखिएगा, अधिकतम दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि रियूटाइल, इलेमानाइट, एनाजेट नामक खनिजों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो दंत मंजन का टिटेनियम ऑक्साइड है वो हम लोग प्राप्त करते हैं एक खनिज से, जिसमें आपको रियूटाइल हो गया, इलेमानाइट हो गया, एनाटोज हो गया, इससे हम लोग प्राप्त करते हैं टिटेनियम ऑक्साइड। और ये टिटेनियम ऑक्साइड जो होता है ये काम क्या करता है, तो यहाँ पे आपके दंतमंजन जो हम लोग करते हैं तो दंतमंजन को ये सफ़ेद बनाने में ये काम करता है। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करता है, देखिएगा कुछ दंतमंजन जब निकालिएगा तो उसमें चमक होता है, और उस चमक का कारण होता है अभ्रक। और यही क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में TRE 1 के TGT में पूछ लिया था कि कुछ टेस्ट टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है, तो यहाँ पे अभ्रक से आती है। यहाँ पे हूबहू लाइन दिया गया है, कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उसका कारण आपका अभ्रक है। तो ये अभ्रक पर आप पूछ लिया है, बाकी आप इसमें देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जामों के लिए, तो इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। जैसे आप देख सकते हैं जो भी टूथब्रश हम लोग जो ब्रश साफ करते हैं तो वो भी आपका खनिज से बना हुआ है, पेट्रोलियम आपका से बना हुआ है। पेट्रोलियम जब हम निकालते हैं तो उसके केवल पेट्रोल नहीं निकालते, उससे आपको प्राकृतिक गैस भी बनता है, चाहे उससे जो भी पदार्थ बच जाते हैं उससे अन्य सारा चीज़ जैसे प्लास्टिक का चीज़ भी बनाया जाता है, तो ये आपको खनिज का ही बना होता है। तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट है, आप देख भी लिए, क्वेश्चन भी पूछ लिया है TRE 1 में, आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपको ऊपर बताए हम। अब देखिए यहाँ पे एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टलीय पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिकों ने इन्हीं विशेषताओं के आधार पर जो है खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। यानी जब हम लोग खनिज जिस समय प्राप्त करते हैं तो उस समय जो भी वहाँ पे भौतिक और रासायनिक उसका गुण होता है उसी के अनुसार प्राप्त करते हैं, और उसी के अनुसार जो है धातु का वहाँ पे रंग का निर्धारण करते हैं, कठोरता देखा जाता है, चाहे उसमें चमक देखा जाता है, चाहे घनत्व देखा जाता है, और इसी के आधार पर ही जो है खनिजों को बांटा गया है। तो चलिए खनिजों का हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्गीकरण, और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आप देख रहे हैं TRE 2 के TGT और 6 to 8 में भी पूछा गया था। तो खनिज की बात करें तो देखिए खनिज जो होता है एक आपके धात्विक खनिज, एक होते हैं अधात्विक, और एक होते हैं ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज होता है जिसमें धातु का अंश पाया जाता है तो उसको बोलते हैं आपके धात्विक खनिज। अधात्विक मतलब जिसमें धातु जो है इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन धातु अगर पाया गया तो धात्विक, जिसमें धातु नहीं है अधात्विक। और वह इसमें जो है वह खनिज जिससे जो है हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं तो वह हम लोग बोलते हैं ऊर्जा खनिज। जिसमें आपको कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये प्राकृतिक गैसीय हम लोग इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और जिसके माध्यम से हम लोग आपको खाना बनाते हैं, चाहे आप गाड़ी चलाते हैं, ये सब जो है ऊर्जा संसाधन है। बाकी आप धात्विक मतलब जिसमें धातु का अंश हो, और ये भी आपको इसमें अलग से बांटा गया है धात्विक में भी। एक होता है लौह धातु जिसमें लोहा का अंश हो, यानी लोहा भी एक धातु है, तो लोहा का अंश अगर इसमें मिल रहा है तो इसको लौह धातु, और जिसमें लोहा का अंश नहीं मिल रहा है उसको अलौह धातु। इसके अलावा एक और है बहुमूल्य खनिज, यानी जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, इस प्रकार से बांटा गया है। तो लोहा का अंश वाला देख लेते हैं, लौह धातु कौन कौन होता है। जैसे देखिए लोहा का, जिसमें लोहा का अयस्क पैदा है, जैसे आपका मैग्नीज हो गया, उसके बाद देखिए निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इसमें सब में लोहा होता है, तो ये आपके लौह अयस्क है और साथ में धातु भी है। देखिए उसके बाद देखिए अलौह में तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता, बॉक्साइड, ये सब जो है आपके धात्विक खनिज है, लेकिन ये अलौह है। बहुमूल्य तो देख ही लिए। बाकी अधात्विक जिसमें धातु नहीं हो, तो जैसे देखिए अभ्रक हो गया, नमक हो गया, पोटास हो गया, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब जो है अधात्विक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, TRE 2 के TGT में पूछा था कि अधात्विक खनिज जो है इनमें से कौन सा है।
तो अधात्विक जिसमें धातु नहीं पाया जाता है, तो लोहा तो धातु हो ही गया, मैग्नीज भी धातु हो गया, तो ये तो होगा नहीं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है अभ्रक, अभ्रक जो है एक आपका अधात्विक खनिज है, और यहाँ पे देख सकते हैं अधात्विक खनिज में अभ्रक पहला ही उदाहरण दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे जो है 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था टीआरई 2 के 6 to 8 पेपर में, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह जो है गैर धात्विक श्रेणी में है। गैर धात्विक मतलब क्या हुआ, बिना धातु वाला यानी अधात्विक, तो यहीं से पूछा है अधात्विक कौन है, तो यहाँ पे चूज कर लीजिए। अब देखिए लोहा अयस्क, तो ये धात्विक हो गया, ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए अभ्रक, तो ठीक है, चूना पत्थर, संगमरमर, ये जो ऑप्शन नंबर बी है देखिए ये आपका अधात्विक है, इसमें जो है धातु का अंश नहीं पाया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका बी इसका आंसर होगा, ये आप देख लिए। अब देखिए यहाँ पे खनिजों की उपलब्धता यानी खनिज जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो कहाँ से लाते हैं, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो खनिज की बात करें तो सामान्यतः खनिज जो है अयस्कों में पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर जब हम लोग खुदाई करते हैं खनिज निकालने के लिए तो वह एक अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, तो अयस्कों में जो है खनिज पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयव या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क तत्व का प्रयोग करते हैं, यानी ये जो अयस्क होता है देख सकते हैं किसी भी खनिज में अन्य अवयव और तत्व के मिश्रण, यानी बहुत सारा अवयव और तत्व मिलकर ही आपको अयस्क बनता है, यानी अयस्क में जो है बहुत सारा तत्व और अनेक चीज मिला रहता है, और इसी में अशुद्धि भी पाया जाता है जिसको आप बता चुके हैं कि इसको हम लोग गैंग बोलते हैं, ठीक है। खनन, अगला यहाँ पर जैसे दिया है देखिए खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण और संरचना पर निर्भर है। खनन जो है सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है, यानी खनिज जो भी हम पृथ्वी के अंदर से खोद के निकालते हैं तो ये देखा जाता है कि खनन जो हम लोग कर रहे हैं तो उसका मूल्य कितना है। ये नहीं कि हम लोग खनन करने में मान लीजिए आपका 10 लाख रुपया लगा दिए और यहाँ से जो भी खनिज निकल रहा है वह 5 लाख ही दे रहा है, तो इसका जो है मूल्य नहीं है। तो यहाँ पे वो सब चीज़ देख कर निकाला जाता है कि हाँ वहाँ पे उसका संरचना कैसा है, उसका निर्माण वहाँ पे कैसा है, ये सब चीज़ कर ही वहाँ पे खनन किया जाता है। और खनन से अगर ज़्यादा मूल्य, खनन जो होता है वो ज़्यादा अगर मूल्य देती है तो ही उसका जो है हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि यह खनन जो है हमारे सुविधा के लायक है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिससे ये खनिज पाए जाते हैं। यानी जब भी हम लोग खनिज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उसका जो नीचे का परत है यानी जो शैल है, जो चट्टान है, उसको समझना पड़ता है कि ये कौन सा चट्टान है और वहाँ से कौन सा खनिज जो है हम लोग को प्राप्त हो सकता है। ये सब देख कर ही हम लोग यहाँ पे खनन और खुदाई करते हैं और इसी से हम लोग को जो है खनिज पाया जाता है। तो यहाँ पे देख लिए कि खनिज कैसे, यानी खनिज जो है खास करके अयस्कों से यानी पृथ्वी के अंदर खुदाई करने से मिलता है। तो यहाँ पे अभी हम देखे हैं खनिज प्राप्त करने के लिए पहले जो है हम लोगों को वहाँ पे इसके जो सेल समूह है यानी जो चट्टान है उसको समझना पड़ता है, यानी ये चट्टानों में पाए जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ते हैं कि ये कैसे कैसे चट्टानों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है कि ये आग्नेय और कैंत्री चट्टानों में जो है खनिज जो है जैसे हो गया दरार में या जोड़ों में या भ्रंश में या विद्रोह में मिलते हैं। यानी आग्नेय और जो कैंद्रिक चट्टान होते हैं तो उसके बीच में यानी दो चट्टानों के बीच में मान लीजिए हो सकता है यहाँ पे दरार हो, उसके बीच में पाया जाता है, या दोनों चट्टानों के बीच में यहाँ पे जोड़ों के बीच में हो सकता है, या आपको दोनों चट्टानों के बीच में जो दरार है यानी जो भ्रंश घाटी है उसमें पाया जा सकता है, या जो चट्टान है उसके भीतर में यानी उसके बीच में पेट में भी इसके पाया जा सकता है। तो चट्टान में आपको खनिज पाया जाता है खास करके कहाँ पे, तो आग्नेय और यहाँ पे कैंत्री चट्टानों में। अब देखिए यहाँ पे इसमें कैसे प्राप्त करता है, तो इसका निर्माण जो है इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल और गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं और वहां से जो है हम लोग धात्विक खनिज प्राप्त करते हैं, जैसे तांबा हो गया, जस्ता हो गया, जिंक हो गया, सीसा हो गया। इन तरह की जो है सिराओं और जमाओं में ये पाए जाते हैं। यानी आप देखते हैं पृथ्वी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें जो मैग्मा पाए जाते हैं आपको तरल अवस्था में होते हैं। तो ये सब जो है आपको प्लेट आपके किनारे किनारे होते हैं पृथ्वी के ऊपर। तो ये सब जो मैग्मा जब आपको ऊपर धक्का देते हैं तो यहाँ पे इनके दरारों में जोड़ों में जो आपके खनिज पाए जाते हैं तो इनके धक्का देने से जो है ये ऊपर उठते हैं और ये ऊपर आकर यहाँ पे जम जाते हैं। और जब इसकी खुदाई करते हैं हम लोग तो ये चीज़ आपको प्राप्त होता है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आग्नेय और कैंत्री चट्टानों में जो है जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा जो है इसमें हम लोग इसी तरह निकालते हैं। अब देखिए अगला ये पहला हो गया। उसके अलावा देखिए इसमें है अवसादी चट्टान में भी पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टान में कौन कौन सा धातु होता है वो भी याद रखना है। जैसे देखिए
अनेक खनिज जो है अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाया जाता है, क्योंकि अवसादी जो चट्टान होता है आप सबको मालूम होगा, अवसादी चट्टान जो होता है वो परत दर परत जमा होने से जो है बनते हैं। यानी अवसादी चट्टान में जो है आपको खनिज पाए जाते हैं, और इसमें जो है जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं, खास करके जैसे कोयला वगैरह हो गया। तो ये जो आपके अवसादी चट्टान होते हैं ये परत दर परत आपके जमा होते हैं। ये मान लीजिए एक आपका एक परत हो गया, इसमें पेड़ पौधा कुछ गिर कर सड़ गल गया, फिर एक परत आ गया, फिर दूसरा ऊपर परत आ गया। तो ये परतों का बना होता है, इसलिए इसमें जो है अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज जो होते हैं इसके संस्तरों में या परतों में पाए जाते हैं। इनका जो निर्माण होता है क्षैतिज परतों में निक्षेपण से, संचयन से और जमाव का परिणाम है। यानी मान लीजिए परत एक आया, इसमें जो है कुछ खनिज आपको इसमें जमा हो गया, फिर उसके ऊपर एक परत बैठ गया, फिर उसमें जमा हो गया। तो इसके जो है निक्षेपण से यानी इसमें जमाव से या इसमें कुछ संचयन से या जमाव का ये परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्क जो है इसी में बनते हैं, जिनका लेकिन निर्माण जो होता है वो बहुत लंबी अवधि तक होता है, क्योंकि यहाँ पे दो मतलब परतों के बीच में मान लीजिए कोई पेड़ पौधा आकर इसमें जम गया तो वो बहुत साल लग जाता है इसको सड़कर गलने में, तब जाकर कोयला का निर्माण होता है, और ये अवसादी चट्टान में ही पाए जाते हैं। तो कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव का परिणाम है। यानी दो इसमें मान लीजिए पेड़ पौधा इसमें जब बैठ गया आकर फंस गया, तो अनेक सालों के बाद जब इसमें बहुत सारा गर्मी, ऊष्मा और इसमें दबाव उत्पन्न होता है तब जाकर ये बनता है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिज जैसे आपके जिप्सम हो गया, पोटास हो गया, नमक हो गया, सोडियम हो गया, ये सब जो है आपके अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। अब देखेंगे अगला जो है इसमें कुछ जो है चट्टान धरातल पे भी मिलते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि है धरातलीय चट्टानों का अपक्षयन। यानी जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो चट्टान है, धरातल है, उस पे भी जो है मान लीजिए अपरदन जब होता है आपके इस पे धूप पड़ने से, दबाव पड़ने से या ताप पड़ने से, तो इसका जो अपरदन होता है, तो इसके अपरदन के पश्चात भी है यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ से हम लोग खनिज प्राप्त करते हैं, जिसमें जो है बॉक्साइड उदाहरण है। बॉक्साइड का निर्माण इसी प्रकार से होता है धरातलीय चट्टानों का अपघटन से। तो ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे बॉक्साइड का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से उत्पन्न होता है खनिज, तो धरातलीय चट्टानों के ये अपघटन से होता है। अब देखिए अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लेसर निक्षेप से भी जो हम लोग प्राप्त करते हैं खनिज, वो क्या होता है। तो देखिए पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल के रेत में जो है जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं प्लेसर निक्षेप। यानी जो पहाड़ है, पहाड़ का जो नीचे वाला एरिया है आधार, और जो हम लोग घाटी तल है वहाँ पे देखिएगा रेत जमा होता है, तो ये रेत के जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं और उसी को प्लेसर निक्षेप बोलते हैं। और इनमें जो होता है प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल के द्वारा घर्षित नहीं होते हैं, और इन खनिजों में जो है सोना हो गया, चांदी हो गया, टीन हो गया, प्लेटिनम होता है। जैसे आप सुने होंगे जो सोन नदी घाटी है उसमें आपके जो उसके आधार है, जो तलछट है, जो जमा है, वहाँ पे ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो ये सोना आपको प्लेसर निक्षेप के द्वारा प्राप्त होते हैं। पूछ सकता है कि प्लेसर निक्षेप के द्वारा कौन सा खनिज मिलता है, तो सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम। ऐसा ही एग्जाम में पूछता ही है आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे ये आपको याद रखना, जैसे बताए हैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कौन कौन खनिज निकलता है, ये आपको प्रकार आपको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए महासागरीय जल में भी जो है विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से जो है अधिकांशतः व्यापक रूप में विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सतर्कता कम है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक फैले हुए हैं। तो इनको निकालना जो है आपको बताए हैं ऊपर, ये खनिज निकालना तभी संभव है, खनन प्रक्रिया तभी आपके लिए बहुमूल्य जब वह ज़्यादा बहुमूल्य यानी ज़्यादा मुनाफा देता है। तो यही बात है। फिर भी जो है सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन ज़्यादातर जो है समुद्री जल में से ही प्रग्रहित होते हैं। महासागरीय तली में भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी होता है। आपको बताया है ऊपर भी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में जो है हिंद महासागर में भारत का जो है मैग्नीज ग्रंथ आपको पाया जाता है, आपको ऊपर भी देखे हैं। तो ये आपको महासागरीय में हो गया। ये सब आप देख लिए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं। तो ये अनेक प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं। अब देखिए आपके क्वेश्चन जो है टीआरई 3 के 6 to 8 में ऊपर पूछा था कि रेड होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो रेड होल जो है वह खनन से संबंधित है और ये जो है मेघालय में किया जाता है। और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई होगा, और इसका आंसर जो है दिया था 10th क्लास के एनसीईआरटी में। जैसे देखिए रेड होल, क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांशतः जो खनिज है वह राष्ट्रीयकृत है, यानी आपको नेशनल लेवल पे है। इनका जो निष्कर्षण होता है वह सरकारी अनुमति के, सब सरकार अनुमति देती है तभी ये संभव है। किंतु
उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत के अधिकांश जो है जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का जो स्वामित्व है वह व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त है। यानी भारत के जितने भी क्षेत्र है वहाँ पे जो है आपको राष्ट्रीयकृत है, यानी सरकार की अनुमति से होता है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में जो आपके खनिज का जो स्वामित्व है वह व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त है। उसी में देखिए आपका दिया है मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। और जुबाई और चेरापूंजी में जो है कोयले का खनन परिवार के सदस्य एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है जिसे रेट होल खनन बोलते हैं। तो ये मेघालय का कहानी है। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका मेघालय हो जाता। अब जो पढ़े होके जाते हो तो तभी आप आंसर इसको बना पाते। और यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आपको एनजीटी है इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाए। तो यहाँ पे ये सब चीज़ जो है आपको याद रखना है, आपके बुक में दिया गया था। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे खनिजों का जो वितरण है कैसे किया जाता है। तो भारत में अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधन जो है, और इसके लिए बहुत सब सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि भारत में अनेक प्रकार के खनिज मिलते हैं, लेकिन इनका वितरण जो है असमान है। असमान होना बनता भी है। देखिए अनेक जितने भी खनिज होते हैं वो निर्भर करता है, बहुत सारे उसके पीछे कारक होते हैं और वो सब इसलिए इसका जो है असमान वितरण देखिएगा भारत में जो है आपको। ऐसे ये वाला एरिया हो गया, जैसे देखिए झारखंड वाला, इधर छत्तीसगढ़ आपका, यहाँ पे ये सब जो एरिया है यहाँ पे आपको कोयला सब ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे कर्नाटक में देखिएगा इधर आपको लोहा मिलेगा, और इसमें मध्य प्रदेश में अलग चीज़ मिलता है। जैसे देखिएगा आपको असम और यहाँ पे आपको गुजरात वाले एरिया में तेल प्राप्ति होता है। तो सभी खनिजों का जो है बंटवारा अलग अलग हुआ है और इसके पीछे कारण है, इसके नीचे पृथ्वी के अंदर जो भी चट्टान है ये सब उसके पीछे कारण है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो पृथ्वी पे अनेक जो है आपको खनिजों का वितरण असमान है। विभिन्नताएं खनिजों की रचना में जो होती है, क्योंकि विभिन्नताएं यह क्यों है खनिजों का रचना में, क्योंकि ये अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। यानी हमारे पृथ्वी पे जो असमान वितरण है वह इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भिक क्रिया है, जो बनावट है, साथ में वहाँ पे प्रक्रिया और समय के कारण ये सब जो है असमान वितरण का कारण है। इसी में देखिएगा कि देखिए मोटे तौर पर ऐसे अगर हम बात करें तो जो प्रायद्वीपीय चट्टानों में जो है खास करके कोयला पाया जाता है। जैसे भारत के प्रायद्वीपीय जो पठार है, चट्टान है, उसमें कोयला मिलता है, साथ में धात्विक खनिज मिलता है, अभ्रक और अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार है। जैसे जो भी हमारा पृथ्वी का जो प्रायद्वीपीय पठार है, यानी ये वाला भाग, यानी ये वाला जो भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसमें जो है आपको अनेक खनिज मिलते हैं, जिसमें धात्विक भी है, कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, ये सब जो है आपको ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय के जो है ये जो प्रायद्वीपीय आप देखें इसमें, तो प्रायद्वीपीय के पश्चिमी और पूर्वी तटों पे जो है जैसे गुजरात और असम की तलछटी में जो है यहाँ पे खनिज तेल प्राप्ति होता है। यानी यहाँ पे आप देख लीजिए असम वाले इलाके में और इधर वाले एरिया में जो है आपको जो भी समुद्री किनारे वाले एरिया यहाँ पे जो है खास करके तेल की प्राप्ति होता है। ज़्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि पेड़ पौधा जो है आपको समुद्री तल में ज़्यादा इसमें दब जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो यहीं आपके तेल का निर्माण करते हैं। प्रायद्वीपीय शैल के क्रम में के साथ जो है राजस्थान में अनेक अवलौह जो है खनिज भी पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान में जो है आर्थिक महत्व के खनिजों का लगभग विहीन है। यानी आपको उत्तरी जो मैदान है आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, यानी ये वाला जो एरिया है आपको, ये वाला, इसमें जो है आपको खनिज नहीं पाया जाता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम होगा ये जब जो आपको टकराया था अंगारा और गोंडवाना लैंड, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि आपको इसमें टकराने से पहले यहाँ पे पहले आपको आपको एक सागर था, उसके बाद टकराया तो यहाँ पे एक खाई बन गया, उसके बाद नदियों के द्वारा इसमें मिट्टी धीरे धीरे लाकर जमा किया गया। तो यहाँ पे जो है आपको जलोढ़ मिट्टी है, इसलिए जो है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे खनिज नहीं मिलता है उत्तरी मैदानों में खास करके। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखिएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे अब हम एक ही करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लौह खनिज का कि ये लौह खनिज क्या होता है। तो देखिए लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान है। ये धातु शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करता है। तो यहाँ पे जितने भी धात्विक खनिज हम लोग प्राप्त करते हैं, धात्विक खनिज में आपका मैग्नीज हो गया, आपका ऊपर निकेल देखे हैं, उसमें लौह अयस्क हो गया, तो इसमें जो आपका लौह खनिज है ये सबसे ज़्यादा है। कितना है तो आपको 3/4 यानी आपको 75% अकेले आपका लौह अयस्क है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये धातु शोधन के उद्योग में विकास के रूप में ये आधार का प्रदान करता है, क्योंकि आपको लौह खनिज के आधार पे ही बहुत सारा आपको जो भी खनिज होते हैं उत्पन्न होते हैं, और इसी के आधार पे
बहुत सारा आपको दिखेगा, जो भी खनिज है चाहे जो भी आप काम करते हैं वहाँ पे लोहा मिलता ही है। तो ये आपको एक आधारभूत आपका ये खनिज है लौह अयस्क, तो ये भी आपको याद रखिएगा। अब देखिए लौह अयस्क की बात करें तो देखिए यहीं आपको बताएं कि लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है, क्योंकि जब भी औद्योगिक हम लोग कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे इसका प्रयोग होना ही है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है, यानी बहुत बड़े संसाधन है। भारत जो है उच्च कोटि के लोहान से युक्त लौह अयस्क में धनी है, यानी भारत में जो है उच्च कोटि के लोहा प्राप्ति होता है। यानी असल में जो लोहा अयस्क होता है ये आपको 4 प्रकार के पाया जाता है। इसमें इसमें जो है चारों प्रकार के भारत में मिलते हैं। तो इसमें अगर हम थोड़ा थोड़ा बात करते हैं सबके बारे में, तो देखिए इसमें जो 4 प्रकार होता है, इसमें एक होता है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो होता है वह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, क्योंकि इसमें लोहा की जो मात्रा होता है वह 70% होता है। यानी जो लोहा के हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका प्रकार जो सबसे अच्छा है, तो इसमें देख रहे हैं कि कितना परसेंट लौह का भाग है, तो 70% है किसमें, तो मैग्नेटाइट में, और ये सबसे अच्छे प्रकार का लोहा इसमें मिलता है। तो ये आपका हो गया मैग्नेटाइट। इस अलावा अगर हम बात करें तो जो मैग्नेटाइट होता है इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, जो विद्युत उद्योगों में जो है इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। तो पहला प्रकार हो गया हेमाटाइट। उसके बाद होता है अब मैग्नेटाइट, ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा होता है हेमाटाइट। हेमाटाइट जो होता है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह उद्योग है, यानी सबसे ज़्यादा जो होता है उपयोग करते हैं हम लोग वो करते हैं हेमाटाइट का। ये औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा जो है उपभोग हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा उपयोग हेमाटाइट का होता है। और जिसका अधिकतम जो भारत में मिलता है वो आपको हेमाटाइट ही होता है। किंतु इसमें जो है लोहा की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। इसमें लोहा की मात्रा 50 से 60% होता है। यानी अभी देखें हम मैग्नेटाइट में जो है 70% लोहा मिलता है, और हेमाटाइट में कितना मिलता है, तो 50 से 60% मिलता है। और जितना भी लोहा मिल रहा है उसी के अनुसार जो है हम लोग इसके कैटेगरी में बांटे हैं, यानी मैग्नेटाइट में ज़्यादा मिल रहा है तो ये सबसे अच्छा है, उससे कम मिल रहा है हेमाटाइट में तो ये आपको मैग्नेटाइट से ये थोड़ा सा ऊंचा, आपको ये कम आपको क्वालिटी का है। तो उस प्रकार से ये बांटा गया है। तो ये आपको इस पर क्वेश्चन में पूछा था, देख सकते हैं आपको टीआर 2 के 9th में कि मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है। तो यहाँ पे अभी देखे हैं इसमें 70% लोहांश पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बी हो जाएगा आंसर। तो आपका मैग्नेटाइट देख लिए, हेमाटाइट देख लिए। Going down, going